टॉक 3 का हमारा सफर आ पहुंचा है भाई भाई के रिश्ते पर। तो आज हम ऐसे ही भाइयों की बात करेंगे जिन्होंने उद्योग विश्व में अपना परचम लहराया है और अपनी उद्यमशीलता का परिचय दिया है। वी आर टॉकिंग ऑफ नन अदर देन मालपानी ब्रदर्स। आइए एक नजर डालते हैं मालपानी ग्रुप के उद्योग समूहों के कार्य विस्तार पर। सबको लाइफ में ऐसे ही कुछ फन चाहिए। मालपानी ग्रुप का इंडियाज लार्जेस्ट वेट एंड जॉय वाटर पार्क लोनावला के नजदीक, जहां है सबसे बड़ा वेव पूल, द माल क्रेजी रिवर और नॉर्थ अमेरिका की बेहतरीन राइड्स। वेट एंड जॉय वाटर पार्क, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे नियर लोनावला। विजिट wetandjoy.in। Dhruv Global School, an endeavor of Malpani Group, a commitment to quality and infrastructure of international standards, inculcates Indian culture. Dhruv Global School, based on the theory of multiple intelligences, we nurture confidence. Dhruv Global School, Sangamner and Pune.
जैसा कि आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से देखा कि मालपानी उद्योग समूह का विस्तार रियल एस्टेट, वाटर पार्क, एजुकेशन, थीम पार्क्स, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक क्षेत्रों में है, तो आइए जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करते हैं श्री राजेश जी मालपानी का। Stage is yours. Thank you very much, Aditya and Rahul, for a wonderful introduction. कुछ आप लोगों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई होगी। आज MIG ने ये टॉक रखा है। इसके पहले भी MIG और MSF मिलके, सूरत की MSF है, ये दोनों ने मिलके सूरत में ये प्रोग्राम रखा था। MIG के सभी धूत जी, राहुल जी धूत, मनोज जी झवर, आदित्य, राहुल, सब लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले किसी और पे टेस्ट करेंगे। तो सूरत में टेस्ट किया, ठीक लगा। उसके बाद वैसे भी पुणे थे काय उन्हें पुणेकर का एक्स्ट्रा टैलेंट रहता ही है, तो टेस्ट करके आपके सामने लाया है। वहाँ पसंद आया था सबको, तो दोबारा पुणे में रखने का ये प्रयोजन है। मैं आज जो बात करूँगा ये फैमिली बिजनेस पे हम लोग बात करेंगे। फैमिली बिजनेस की डेफिनेशन की बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फैमिली बिजनेस इज एनी बिजनेस विच इज डन बाय 2 or more पीपल टुगेदर। फिर फादर सन हो, 2 भाई हो, मदर डॉटर हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी 2 लोग साथ में बिजनेस करते हैं तो फैमिली बिजनेस डेफिनेशन में फिट हो जाता है। आज इंडिया के 90% से ज़्यादा बिजनेस ये फैमिली बिजनेस है। मेजॉरिटी बिजनेसेस फैमिली बिजनेस के अंडर ही आते हैं। सबको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मराठी ज़्यादा अच्छा रहेगा? कैसे? हिंदी इज फाइन, ओके। तो हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू मैनेज योर फैमिली बिजनेस, बट इट इज़ स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट हाउ यू कैन मेक योर बिजनेस एज अ फैमिली। इसका क्या मतलब रहेगा? छोटा रहे या बड़ा रहे, अपना बिजनेस, अपना उद्योग एक परिवार के जैसा कैसा बने, इस पे आज बात करेंगे। आज जहाँ मैं बोल रहा हूँ पुणे डिस्ट्रिक्ट आळंदी में ज्ञानेश्वर माउली की समाधि है। उनका मेजर काम भी नगर डिस्ट्रिक्ट में नेवासा में उन्होंने ज्ञानेश्वरी कही थी। और ज्ञानेश्वर माउली का ये बहुत फेमस सेंटेंस है, विश्वची माझे घर, ये विश्व ही मेरा घर है। उस ढंग से क्या है अपना विश्व? अपना विश्व जहाँ आपको सर्कल में दिखेगा, मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे स्टाफ वर्कर्स है, मेरे कस्टमर, सप्लायर, बैंकर, सोसाइटी, हर कोई इसमें से जो जो अपने बिजनेस से कनेक्टेड है, ये सभी अपने विश्व में आ जाते हैं। इसमें मी से स्टार्ट होता है क्योंकि काम हम खुद पे ही कर सकते हैं। यहाँ के किसी कंट्रोल और किसी पे अपना होता नहीं है। किसी को लगता होगा मेरा हस्बैंड पे कंट्रोल है, किसी को लगता है मेरा वाइफ पे कंट्रोल है किसी का तो हाथ ऊपर करे, नेक्स्ट स्टॉक उनका रहेगा यहाँ पे। है कोई कि और किसी पे आपका कंट्रोल है, ऐसा किसी को लगता है? ऐसा कोई है? तो खुद पे ही आदमी का कंट्रोल रहता है, व्हाट यू कैन डू, और किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब ग्रुप की बात करते हैं तब मी पे आखिरी में बात होती है। ग्रुप में काम करना है तो सबसे ज्यादा जिम्मा मी का है, अपने पे जिम्मा ज्यादा लेना है, लेकिन बात अपनी नहीं करनी है कहीं भी। मी को हम लास्ट में रखेंगे तो ग्रुप साथ में रह सकता है, नहीं तो कई बार ये ईगो मी का ग्रुप में डिवीजन ले आता है, गड़बड़ कर देता है। इसलिए मी से पहले वी की बात करेंगे। हमारे फैमिली में पहले फैमिली पे बात करेंगे। फैमिली जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, कई जगह होता है। 1986 में हमारे एल्डर जनरेशन का सेपरेशन हुआ, और कोई सेपरेशन बहुत खुशहाली में नहीं रहता है, कहीं न कहीं उसमें स्टेज आता है, लेकिन उससे क्या सीखने मिला ये इम्पोर्टेंट रहता है। हर चीज़ से कुछ सीख लेके हम आगे चले, तो वहाँ से कुछ जो हर्डल्स लगे मुझे, उसके बाद मैंने जानबूझ के जाके IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद में
फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट पे कुछ कोर्स किए कि क्या होना चाहिए फैमिली बिजनेस में, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे साथ में रहे सब लोग तो उसके एडवांटेज कई है। रतन जी टाटा का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। सो इफ यू वॉक टुगेदर यू कैन गो मच फार। फास्ट चलना है तो आप अकेले चल सकते हैं, क्योंकि कई बार साथ में चलना है तो किसी का स्पीड कम रहेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा। ये हमारा परिवार है, दादाजी है जिन्होंने चालू किया था, एक किराना दुकान में काम करते थे और वहाँ से कुछ 1-2 बोरे तंबाकू वहाँ पड़ी थी, वो खरीद के उन्होंने, दादी जी ने साफ़ की और ये तंबाकू का काम चालू किया। पापा जी चाचा जी ने ये आगे बढ़ाया और अभी वो तीनों नहीं हैं और हम लोग अभी 5 भाई और नेक्स्ट जनरेशन अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है, ऐसा परिवार है। पापा जी को अभी भी याद है, माँ को बोलते हैं, माँ भी आई है, तो कि तेरे रूप में लक्ष्मी आई घर में, क्योंकि जिस साल शादी हुई थी फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए का सेल उस साल में हुआ था, तो लक्ष्मी आई तो 1 लाख रुपए का सेल हुआ है, ऐसा पापा जी कहते थे माँ को। इस ढंग से शुरू से बिल्कुल छोटे से चालू हुआ है। पापा जी यहाँ बीजे मेडिकल में थे, लेकिन घर में बड़े होने के कारण और कोई बिजनेस में नहीं था। दादाजी का तबीयत ठीक नहीं रहता था, इसलिए मेडिकल का कोर्स आधा छोड़ के वो संगमनेर में आ गए। मैं सबसे बड़ा भाई पाँचों में और बाकी 5 भाई हैं। आशीष भी यहाँ आज आया है जो अपने साथ शेयर करेगा, ही इज़ यंगेस्ट। सबसे महत्वपूर्ण जो हमको मिला विरासत में हमारे पिताजी से, दादाजी से, चाचा जी से, वो है वैल्यूज़। ये सब वैल्यूज़ वो उनके पास देख के हम लोग सीखते थे। ही यूज्ड टू ऑलवेज वॉक हिज टॉक। जो बोलते थे वो पहले करते थे और बाद में बोलते थे। बहुत डिसिप्लिन थे और ये वैल्यूज़ और इथिक्स सबसे इम्पोर्टेंट रहती जो विरासत में उनसे मिली। उन्होंने लिखे हुए मुझे और बाकी भाइयों को जो खत लिखे हैं वो हमने पत्र संस्कार इस बुक से पब्लिश किए। आप में से कुछ लोगों ने वो पढ़ा भी होगा। ये वैल्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि व्हील जितना स्पीड लेता है, जितना गतिमान होता है, उतना इम्पोर्टेंट है उसकी जो बीच की आरी रहती है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे पता नहीं, स्पोक या एक्सेल जो रहता है वो स्टेडी रहे तो ही स्पीड आ सकता है। वो यदि हिलने लगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी कहीं कोई डिफ़िकल्टी आई तो मैं पत्र संस्कार लेके खोल लेता हूँ और बस पापा जी से यही प्रार्थना रहती है हमारी, तव शौर्याचा एक अंश दे, तव धैर्याचा जरा स्पर्श दे, तव तेजातिल एक किरण दे। इतना बोला कि सब अपने आप सॉल्व हो जाती है, कई चीज़ें अपने आप। तो फैमिली बिजनेस में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये हम देखेंगे। सबसे आप में से कुछ लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा, डर्टी पिक्चर में विद्या बालन का एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग हुआ था कि फिल्म सिर्फ 3 चीज़ों पे चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। वैसे फैमिली बिजनेस का मेन 3 चीज़ों की नींव है। फैमिली बिजनेस सिर्फ 3 चीज़ों पे चलती है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये संवाद अपने में बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कई बार यही होता है कि मुझे पूछा ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मुझे बाहर से मालूम पड़ा, मुझे उसने बताया, इसने बताया, क्योंकि वो फिल्टर होके जिस ढंग से आता है अपने पास वो डिस्टॉर्ट होके आता है कई बार। इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे को बताते रहे, पूछते रहे, रूटीन मीटिंगें होती रहे। आजकल बहुत आसान हो गया, व्हाट्सएप के ग्रुप बना दिए भाइयों के, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहिए कि नहीं। छोटी छोटी बातें हम उस पर डाल सकते हैं जो हम बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ईमेल्स है जो आप डिटेल कुछ है तो उस पर भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर मीटिंग होती रहे सब मेंबर्स की, सब एक दूसरे का काम एक दूसरे को प्रेजेंट करते रहे। वेरी इंपॉर्टेंट इज कीप द फैमिली गोल अबव इंडिविजुअल गोल। ग्रुप का जो गोल है वो इंडिविजुअल गोल से हम ऊपर रखें। गिव प्राइवेट स्पेस टू ईच पार्टनर बट हैव कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज हमारी बनी रहे। कीप ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे में सब कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट रहे, डिसिप्लिनरी कुछ बातें रहे।
कई डिसिप्लिन की बातें हमने रखी है, बाद में हम लोग गप्पे मारेंगे तब उसमें बात करेंगे। और तो ये स्ट्रॉन्ग टाइज, इम्प्रूव्ड सिनर्जी और डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट लाइंस, जब जैसे फैमिली बढ़ती है अलग अलग कुछ हर एक को अपना मेटल प्रूव करने के लिए कुछ कुछ जगह मिले। तो हम लोगों का बिजनेस शुरू का ट्रेडिशनल बिजनेस तो टोबैको का था, लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐड की, आपने वीडियो में भी देखी कुछ चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें कई ऐड की है उसमें। और डाइवर्सिफिकेशन करते हुए भी क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड पेशेंस, क्योंकि नया सेट लाइन अपने आप अच्छा कंट्रीब्यूशन देते रहता है, कुछ भी नया करते हैं तो उसमें समय लगता है। तो आज पेड़ बोया है और कल आके देखे हम कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि नहीं, या खोद के देखे कि बीज क्या अंदर ठीक बढ़ रहा है कि नहीं, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। तो पेशेंस चाहिए, स्टेडी एंड कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पेशेंस में। प्लान एज पर अवेलेबल रिसोर्सेस, जो अपने पास रिसोर्सेस है वो देख के डाइवर्सिफिकेशन करना है। कई बार कुछ बड़ा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है बहुत। इसमें बहुत फेमस कहावत है अपनी मारवाड़ी की, डूबेगा रे 3 जना, पैसा कम व्यापार घना, पैदा कम खर्चा घना, जोर कम आवाज घना। ये 3 लोगों का डूबने का गारंटी है। कई बार हम देखते हैं थोड़ा पैसा मिल गया लेकिन दोस्त ने शेयर्स में कमा लिया, उसने लैंड के डील में कमा लिया, उसने इसमें कमा लिया, तो हम लोग भी वो इजी मनी के पीछे चले जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। मेन बिजनेस को अफेक्ट नहीं हो, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए कहीं भी ओवर लिवरेज करके बहुत ज़्यादा लोन लेके और अनरिलेटेड बिजनेस में अपना डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है। पैदा कम खर्चा घना, अपना इनकम है और उसके अगेंस्ट अपने खर्चे कितने हैं और कितने ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। कई बार अनप्रोडक्टिव खर्चे हो जाते हैं, लैविश चीज़ें, थोड़ा सा सक्सेस आता है उसके साथ सब ब्रांड घुस जाते हैं, बड़ी चीज़ें आ जाती है और मेन बिजनेस का पैसा ख़त्म होने में समय नहीं लगता। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये यदि फॉर्मूला कहीं बन गया तो पूंजी खत्म होने को समय नहीं लगता। और जोर कम आवाज़ घना, जो अपना जितना जोर है उतना आवाज़ रहे, नहीं तो एक अपने देखते गली का भी नेता और उसके बड़े बड़े फ्लेक्स लग जाते हैं, दादा हे दादा ते, आणि खाली सगळे बाकीचे गल्लीचे दादा, आणि त्या दादा हरवून जातो मग अनेकदा त्या फ्लेक्स लावण्यामध्ये। सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दीज थिंग्स। जेवढा पतंग उंच जाईल तेवढा तो दोर टाईट ठेवायला पाहिजे, तसं आपला खर्च, आपले इतर गोष्टी या आपल्याला टाईट ठेवायला पाहिजे जेव्हा केव्हा आपण डायव्हर्सिफिकेशन करतो। कर्तृत्व खूप व्हावं, परंतु ही सगळी त्याची कृपा आहे हे समजून व्हावं, उगाच त्यात आपण हरवून जाऊ नये याची काळजी डायव्हर्सिफिकेशन करताना आपण घ्यावी। आणि डायव्हर्सिफिकेशन करताना काही ठिकाणी आम्ही अशाही गोष्टी केल्या की काही एजन्सीज घेतल्या, मग ITC असो, रिलायन्स असलो, त्यातूनही अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या। सुरुवातीला 2001 मध्ये आम्ही एक पहिली विंडमिल साताऱ्याला लावली, अगदी 350 किलोवॅटची छोटीशी विंडमिल, आणि त्या विंडमिलमध्ये इतक्या अडचणी आल्या, कोणीतरी केबल चोरीला करायचं, कोणीतरी कापून द्यायचं, कोणीतरी काहीतरी तिथे ROW तयार करायचं, आणि कशाला जायचं तिथे, इथे चांगलं सगळे कमाई आहे, मग तिथे ते साताऱ्याला जा, डोंगरावर चढा आणि ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा, शेतकऱ्यांची भांडणं। पण पेशन्सने चालू ठेवलं काम। आज 8 वेगवेगळ्या राज्यात 611 मेगावॅट इतका सोलर आणि विंड हा पोर्टफोलिओ ग्रुपचा तयार झाला आहे की जो नेशनलाही कॉन्ट्रीब्यूट करतो। जवळजवळ प्रतिवर्षी 6.18 लाख टन कोळसा कमी जळतो या प्रोजेक्टमुळे, की ज्याच्यामुळे जवळजवळ 8 कोटी झाडं लावल्याचं इनडायरेक्ट पुण्य मिळतं आहे, कारण तेवढा कार्बन डायऑक्साईड कन्व्हर्ट करायला 8 कोटी झाडं लावावी लागली असती। त्यामुळे या टाईपचं हे एक डायव्हर्सिफिकेशन आहे। वॉटर पार्क आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिला आहे, हाही आम्ही सुरुवातीला 13 वर्षाआधी शिर्डीला एक चालू केला छोटा विथ इंडियन राईट्स, आणि कॉन्फिडन्स आला, 10 वर्ष तो चालवला, कॉन्फिडन्स आला, आणि मग लोणावळ्याला विथ ऑल इंटरनॅशनल राईट्स बिगेस्ट वॉटर पार्क ऑफ इंडिया तो लोणावळ्याला चालू केला। पुढच्या मार्चमध्ये तिथे अम्युजमेंट पार्क चालू होतोय। शिर्डीला साई तीर्थ म्हणून फर्स्ट स्पिरिच्युअल थीम पार्कही चालू केला। अशा वेगवेगळ्या गोष्टी या डायव्हर्सिफिकेशनमध्ये केल्या आहेत।
हा थीम पार्क साईतीर्थ तुमच्यापैकी काहींनी पाहिलेला आहे. अगदी ट्रिप ॲडवायझरच्या रेटिंगमध्ये टॉप फर्स्ट थिंग टू डू इन शिर्डी इज साईतीर्थ, इतका लोकांनी तो ॲप्रिशिएट केला आहे. पुण्यात वेगवेगळ्या रिअल इस्टेटचे प्रोजेक्ट आहे. रिअल इस्टेटच्या बाबतीतही सांगायचं झालं तर आशिष पुण्याला शिफ्ट झाला आणि आम्ही रिअल इस्टेटचा बिझनेस चालू केला. पण फारसा चायनीज बांबूसारखा, चायनीज बांबूची स्टोरी तुम्ही ऐकली असेल की तुम्ही तो लावला तरी त्याला कैक वर्ष नुसतं पाणी घालत राहावं लागतं, कोंबही वर येत नाही आणि नंतर अचानक ते झाड खूप मोठं होतं. यावर्षी आशिष 10 प्रोजेक्ट ॲट अ टाइम लॉन्च करतोय. पण त्याच्यासाठी पेशन्स लागल्या 10 वर्ष. आता आधी 10 वर्षात 2 प्रोजेक्ट झाले, आता 1 वर्षात त्या चायनीज बांबूसारखी त्याची ग्रोथ येण्याची शक्यता आहे. काही मल्टीनॅशनल कंपनीच्या एजन्सीज मुद्दामून घेतल्या. ITC या कंपनीची, जी सेन्सेक्सच्या टॉप 30 कंपनीजमधल्या फक्त 6 की 7 कंपनीज आता राहिल्यात, बाकी सगळ्या बाहेर फेकल्या गेल्या आणि नव्या आल्या त्याच्या जागेवर 31 मध्ये. आता त्याच्यातली ITC आहे, त्या ITCकडनं कसं शिकता येईल. टोबॅकोची ती सगळ्यात मोठी कंपनी इंडियातली. त्यांचा सेल्समन यायचा, बस स्टँडवर उतरायचा आणि आमच्याकडे यायचा. आमचा सेल्समन जायचा, कोटा सिस्टीम होती, मस्त जायचा डीलरकडे चहा वगैरे घ्यायचा, कसं काय सेल, चांगलं आहे ना, हां अजून चांगलं चालू द्या, माल येतोय ना व्यवस्थित, ठीक ठीक. त्यांचा सेल्समन आणि मी रिपोर्ट करायचो त्याला डायरेक्ट. त्यांचा जो यायचा सेल्स मॅनेजर त्या एरियाचा, तो आल्याला जे चप्पी चालू करायचा. गणेश पानपट्टीवाल्याकडे तुमची चिल्लर नव्हती, त्याच्याकडे चिल्लर नव्हती, तुमच्या माणसाने माल दिला नाही. फलाण्या माणसाकडे आपला माल नाही, त्याचा कॉम्पिटिटरचा माल पुढे आहे, त्याच्याकडे एक्सपायर्ड स्टॉक दिसला आम्हाला सगळ्या. आणि 30 वर्ष आधी कोणत्या पानपट्टीवर किती माल मागच्या वर्षी विकलाय आणि यावर्षी किती विकलाय याची आकडेवारी ITCच्या हेड ऑफिसमध्ये असायची, जेव्हा कॉम्प्युटर सिस्टीमही नव्हती एवढी. पण इतक्या इन्फॉर्मेशनचा यूज करून आणि खूप काही शिकायला मिळालं त्या कंपनीकडनं की हाऊ टू बी मोर कस्टमर ओरिएंटेड आणि सर्व्हिस ओरिएंटेड. बजाज असेल, रिलायन्स असेल, या गोष्टींच्या एजन्सीज केवळ ते कॉर्पोरेट कल्चर माहीत व्हावं यासाठी घेतल्या. बॉटम लाईनमध्ये फारसं कॉन्ट्रीब्युशन नसेल त्या गोष्टींचं, पण अनेक गोष्टी त्यातून शिकायला मिळतात. डायव्हर्सिफिकेशनमध्ये जरी वेगवेगळ्या लाईन केल्या आम्ही, तरी त्यातल्या वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये वेगवेगळ्या भावांचं स्पेशलायझेशन आहे. ते प्रत्येक व्हर्टिकलला वापरायला मिळावं आणि त्याचं बाकी इंडिपेंडंट डिसिजन त्या भावाने घ्यावा, अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर ठेवलं. त्याच्या पुढचा टप्पा आहे तो आहे महत्त्वाचा, युअर स्टाफ अँड युअर वर्कर्स. PPT मॉडेल आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकलं असेल. प्रोसेस, टेक्नॉलॉजी आणि पीपल, PPT, या तिन्ही गोष्टी बिझनेससाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि यात सगळ्यात महत्त्वाची आहे ती पीपल, बिकॉज दे आर द वन हू ड्राईव्ह रिमेनिंग 2 थिंग्स. त्यामुळे पीपल ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि मी जेव्हा आमचा बिझनेस जॉईन केला तेव्हा मी पाहिलं दरवर्षी आमच्याकडे स्ट्राईक व्हायचे, लेबरचे स्ट्राईक व्हायचे. त्यावेळेस तो थोडा जमानाही तसा होता. 1983मध्ये 14 दिवस, 84मध्ये 26 दिवस आणि शेवटचा स्ट्राईक माझ्यासमोर जो झाला तो 35 दिवसाचा. पूर्ण कारखान्याला घेराव, माल बाहेर जाऊ द्यायचा नाही, गच्चीवरनं डबा सोडावा लागायचा खाली, कारण जेवणही आत जाऊ द्यायचं नाही वगैरे. अशा पद्धतीचा तो इतका प्रदीर्घ संप चालायचा. पोलिसांच्या केसेस, पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये यायचं जायचं. आणि त्यानंतर त्या शेवटच्या स्ट्राईकमधनं मॅनेजमेंटने आणि वर्कर्सने दोघांनी लर्निंग घेतलं की खूप नुकसान होतं दोघांचं. आणि ही लूज ॲटिट्यूड आपण किती दिवस ठेवणार दरवर्षी चालवण्याची. त्याऐवजी विन विन ॲटिट्यूड कसं शिफ्ट करता येईल, आणि त्यासाठी अनेक गोष्टी केल्या. त्यानंतर त्यांचा हेड आणि हार्ट हे त्यांच्या हँडबरोबर कसं इन्व्हॉल्व करता येईल याच्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी केल्यात. कैझन म्हणून एक प्रक्रिया चालू केली फॅक्टरीमध्ये की जिथे जे काही काम तो करतोय त्याच्यात त्याला काय इम्प्रूव्ह करता येईल, काही फारसा खर्च न करता त्याला स्वतःच्या कामात काय इम्प्रूव्ह करता येईल. अगदी तिथे जी लेडी काम करायची, सगळ्या अनएज्युकेटेड लोक काम करतात पॅकिंगचं वगैरे, ते शाईची बाटलीने शाई ओतायचे, पॅडवर तर शाई सांडायची. ती गावातल्या डॉक्टराकडनं एक सलाईनची रिकामी बाटली घेऊन आली आणि ट्यूबमधनं शाई घ्यायला चालू केली. किंवा 4-5 मशीन लाईनमध्ये होते, त्यांनी मोटरवर एक कॉमन रॉड टाकला आणि 5 मोटरच्या ऐवजी 1 मोटरवर 5ही मशीन कशा चालतील अशा काही गोष्टी केल्या. त्यांनी त्यांच्या स्फिअरमध्ये केल्या. एकूण 60,000 काही जण रिपोर्ट झाले 3 वर्षामध्ये. छोटे 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 अगदी त्या पाऊचची लेंथ कोणीतरी 3 mm ने कमी केली. 3 mm म्हणजे फार मोठी कॉस्ट सेव्हिंग एका पाऊचमध्ये नाही झाली, पण वर्षाला करोडो पाऊच त्याच्या बनायच्या आणि काही किलोमीटरचा कागद त्या सेव्हिंगने वाचला. हे जर आम्ही सुचवलं असतं तर मग
त्याच्यात वेस्टेज वाढलं असतं, मग सक्सेस होत नाही. कारण माझं ते ओझं वाटत नाही. त्यांनी स्वतः जर ते बदल सुचवले असतील तर तो सक्सेसफुल करायलाही खूप प्रयत्न करतो. IIM मध्ये मी त्या कैझनवर प्रेझेंटेशन दिलं होतं आणि ते इतकं ॲप्रिशिएट केलं तिथं सगळ्यांनी की खास इतरांना बोलवून ते प्रेझेंटेशन मला परत करायला लावलं. असा कैझनसारखा म्हणजे प्रत्येकानं जर आपण इन्व्हॉल्व केलं त्या गोष्टीमध्ये आणि त्याने प्रॉडक्टिव्हिटी वाढते, वर्कर्सचं अर्निंग, कारण त्यांनाही पीस रेट असतो, काम वाढलं की त्यांचं अर्निंग वाढलं, ऑटोमेशनला ॲक्सेप्टन्स मिळाला, ऑटोमेशनमुळे कोणीही घरी कंपल्सरी पाठवलं गेलं नाही. VRS सारख्या आम्ही स्कीम राबवल्या की ज्याला पर्याय आहेत, ज्याच्याकडे शेती आहे त्याने विहिरीचं काम करावं त्या VRS रकमेतून स्वतःचं काम. आणि त्यांच्या केस स्टडीज आम्ही इतर वर्कर्स समोर शेअर केल्या. अगदी एका लेडी वर्करने VRS घेऊन पापडाचा बिझनेस चालू केला आणि नंतर आत्ता मागच्या वर्षी तिचा सत्कार केला आम्ही. त्या लेडीचा अपंग आहे, दोन्ही हजबंड वाईफ, आणि त्यांनी पापडाचा बिझनेस चालू केला आहे. 12 लोक त्यांनी कामाला ठेवलेत आणि 15 सेल्समन कामात ठेवलेत जे आमच्याकडे पुडी बांधायचे. इतके चांगली कामं त्यांनी VRSच्या नंतर केली. बऱ्याच फॅसिलिटीज, हाऊसिंग स्कीम असतील, डॉक्टर फॅसिलिटीज असेल, या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट आयडिया वेगवेगळ्या राबवल्या गेल्या आणि ही आमची सगळी ॲसेट आहे आज. 405 मार्केटिंगचा स्टाफ, 584 डायरेक्ट स्टाफ आणि 2215 परमनंट वर्कर, 3204 लोक. अनेक लोक विचारतात इतके परमनंट लोक किती लायबिलिटी आहे? लायबिलिटी नाही, दिस इज ॲसेट अँड इफ यू ट्रीट इट ॲज ॲसेट इट विल बी ॲसेट. खूप फरक पडतो. आणि या छोट्या छोट्या इन्व्हेस्टमेंट आयडियाज काही आहेत. मग चेकअप कॅम्प्स असतील जे अनेकदा रोटरी लायन्सना घ्यायचेच असतात, हे आपण आपल्याकडे घेऊ शकतो. दोघांचा त्यात हे होतो. एक मास मॅरेज प्रोग्राम चालू केला. अनेक कामगार, लग्न घरात कोणाचं असलं मुलाचं की महिनाभर रजा टाकून जायचा आणि लग्न असलेल्या दिवशी अजून 100 लोकांना लग्नाला बोलवायचा. इतकी गैरहजेरी प्रचंड असायची आणि त्याचं लोनही मोठं व्हायचं खूप. सावकाराकडनं काहीतरी लोन तो घ्यायचा, तर आम्ही त्याचा 1 रुपया घेऊन त्याच्या मुलाचं सगळं लग्न, त्याची सगळी व्यवस्था, अशा गोष्टी चालू केल्या मास मॅरेज प्रोग्राममध्ये. आत्तापर्यंत जवळजवळ 1100 विवाह, नंतर तो आम्ही एक्सटेंड केला इतर लोकांसाठी. आत्तापर्यंत 1100 लोकांचे विवाह या मास मॅरेज प्रोग्राममध्ये झालेत, ज्याच्यामध्ये दर कार्यक्रमाला जवळजवळ 10-15 हजार लोक जेवतात. माझ्या लग्नालाही नाही जेवलं एवढे, पण इतके लोक जेवतात, इतके लोक येतात. सगळे मंत्री संत्री, त्यांना ऑडियन्स हवा असतो, सगळे झाडून हजर असतात आणि फार जोरात कार्यक्रम होतो आणि त्यांनाही मजा येते. सर्व धर्मांचे एकत्रित करतो, मुस्लिम, हिंदू, ख्रिश्चन, त्यांच्या पद्धतीने तिथे विवाह होतात. होमकुंड करून अगदी त्यांचा पादरी येतो, तो त्याच्या पद्धतीने करतो. जे काही प्रोजेक्ट केले असतील तिथे स्टाफच्या मुलांच्या सहली असतील, प्रत्येक ठिकाणी त्याला हे ग्रुपचं आहे, हे माझं आहे, हा भाव कसा निर्माण होईल. त्यामुळे त्यांच्या फॅमिलींनाही त्यात इन्व्हॉल्व करून घेतलं. वेगवेगळे अवेअरनेस प्रोग्राम असतील, वेगवेगळे सेलिब्रेशन्स असतील, त्यांच्यासोबत ट्रिप्स असतील. ट्रिपला गेलं की त्यांच्यासोबत नाचायचं असेल. आम्ही भंडाऱ्याला ट्रिप घेऊन गेलो आणि सगळ्या लोकांनी पाहिलं की अरे खूप कचरा पडला आहे आणि कामगारांनीच ठरवलं की एक अर्धा तास आपण इथे सफाई करू आणि इतकं साफ करून टाकलं गार्डन सगळ्यांनी मिळून. कारण 400 लोक सोबत होतो सगळे. खूप फास्ट ते काही पोते गोळा केलं आणि मग त्याचाच मस्त कॅम्प फायर करून त्याच्या आजूबाजूला सगळ्यांनी डान्स केला. अशा काही इनोव्हेटिव्ह गोष्टी आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी करता येऊ शकतात. आमच्या या ट्रिप्स असतील, त्यानंतर गणपतीची मिरवणूक असेल की जिथे खूप सगळ्यांचा लेझिम, झांज, डान्स असे सगळे पथक असतात आणि जे एकेकाळी 86 पर्यंत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबादच्या घोषणा द्यायचे, ते मोर्या मोर्या मोर्याच्या घोषणा द्यायला लागले. एनर्जी प्रचंड आहे लोकांमध्ये, फक्त चॅनलाइज करायची जरुरी आहे. सो दे वेर राईटली चॅनलाइज्ड. त्यांची मुलं इन्व्हॉल्व व्हायला लागली. ते लोक गावात क्रेडिटवर माल घ्यायचे आणि क्रेडिटवर कुठेही माल घ्यायला गेलं की त्याला 1.25 पट 1.5 पट भाव द्यावा लागायचा. उधार घ्यायला गेलं की त्याच्याऐवजी ग्राहक भंडारमध्ये माल द्यायला चालू केला. त्याला नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिसवर ठोकमध्ये आणायचा, रिटेलमध्ये द्यायचा, बाजारापेक्षा स्वस्त मिळतो आणि त्याचा कॅशलेस व्यवहार आहे. महिन्याच्या पगारातून त्याचं तेवढं कट होऊन जातं आपोआप पुढच्या महिन्याच्या पगारातून. त्यामुळे त्याला कुठेही गावात त्यासाठी फिरावं लागत नाही, अधिक रेटने द्यावं लागत नाही. सॉरी, मी एकदम परत मराठीवर आलो. सॉफ्ट लोन स्कीम इथे चालू केली जी वर्कर्ससाठी आहे. अनेकांकडे एने लँड नसायची स्वतःची, तर त्यांना बँक लवकर लोन द्यायची नाही. फर्मने कन्सेशनल रेटमध्ये लोन चालू केलं. 200च्या वर घरं, 125च्या वर घरं झाली आहेत आणि
काही घरांची किंमत जेव्हा बनवलं तेव्हा 2-3 लाख होती, पण आज 50 लाख आहे. आज त्या कामगाराची तेवढी ॲसेट जी लाईफ टाईममध्ये कधी झाली नसती अशी तयार झाली आहे. ते फंडाने पैसे घ्यायचे, 1000 रुपये घेतले की 100 रुपये दर हप्त्याला कापून द्यायचे, 11 हप्ते म्हणजे 1100 रुपये द्यायचे. इंटरेस्ट रेट त्याच्यावर येतो 45%. 45%ने फंडाने पैसे वापरले जायचे. आता त्यांची स्वतःची सोसायटी आहे, कामगारांची सोसायटी 8%ने लोन देते. त्यांचेच पैसे दर महिन्याला 50 रुपये त्यांच्या पगारातून कापायचे, सगळ्यांचे एकत्रित पैसे गोळा होतात, ती सोसायटी चालते आणि दर महिन्याला ते पैसे कापले जातात. आता कामगार सोसायटीचा कॉर्पस आहे, टोटल 3.25 कोटी लोन आहे, 3.61 कोटी, आणि स्टाफ सोसायटीचा 4.10 कोटी, एकूण 7.71 कोटी. मी ज्या मर्चंट बँक येते तिथे 2% थकबाकी आहे, इथे थकबाकी शून्य आहे, कारण सगळे तिथेच कामाला आहेत, त्यांचेच गॅरंटर आहेत. आणि आम्ही पण मग कामगारांच्या मुलासाठी एज्युकेशनल स्कीम्स असतील, हायर एज्युकेशनसाठी लोअर इंटरेस्टमध्ये त्याने कमवायला लागल्यावर त्याचं रिपेमेंट करावं. काही कामगारांची मुलं चार्टर्ड अकाउंटंट झाली आहेत, डॉक्टर झाली आहेत, एका स्टाफचा मुलगा पायलट झाला आहे या स्कीममधून. आणि खूप अभिमान वाटतो की असं जेव्हा पाहतो की या स्कीममधून मुलांनी इतकं चांगलं शिक्षण घेतलं आहे की दॅट इज रिअली रिमार्केबल. असंच पुढचा स्पियर आहे तो आहे फार्मर्स, सप्लायर्स. कुठे काही कोल्हापूरला एकदा खूप पाऊस झाला, अनेक पानपट्ट्या पाण्यात गेल्या, सगळा माल भिजून गेला, त्यांना कोण माल उधार देईना. आम्ही त्यांना फक्त 1000 रुपये MRPचा माल, याची कॉस्ट 1000 रुपये MRP होती, पण आमची कॉस्ट त्याहून कमी होती, 5000 लोकांना ॲज अ सीड कॅपिटल म्हणून देऊन टाकला. आणि त्याने परत एकदा उभारणीला त्यांना संधी मिळाली. आज कधी मालपानी ग्रुपचं प्रॉडक्ट गेलं तर त्याला वेगळा रिस्पेक्ट असतो तिथे, की याने खूप अडचणीच्या वेळेस आम्हाला मदत केलेली आहे. त्यामुळे जिथे जिथे त्याला तुम्हाला फॅमिलीशी कोणाकोणाला कनेक्ट करता येईल, शेतकऱ्यांच्याकडेही अशा काही गोष्टी झाल्या तर त्यांच्यासाठी काही प्रोग्राम. अनेकदा शेतकरी आणि युनिव्हर्सिटी यांचा टायअप काहीच नसतो, युनिव्हर्सिटी संशोधन करत राहते आणि शेतकऱ्याला ते माहितीही पडत नाही, तो त्याच्या पद्धतीने ट्रॅडिशनल वेने करत राहतो. तर त्यांचे एकत्रित काही कार्यक्रम, तिथे काही ट्रॅक्टर्ससाठी किंवा याच्यासाठी काही लोन स्कीम्स, अशा गोष्टी त्यासाठी केल्या. जिथे जिथे जे करता येईल आणि त्यांच्या डिस्ट्रेसमध्ये काय मदत करता येईल, बँकर्सही असेल तर इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट दॅट यू ऑनर ऑल द पेमेंट्स. आता तुमचं क्रिसेल रेटिंग असतं, आधीसारखं सोपं नाही, इकडून लोन घ्या, त्याचं थकवा, तिकडून लोन घ्या. रेटिंगमुळे सगळं सगळीकडे माहीत पडतं आणि ते आधीपासून जर चांगलं ठेवलं तर बँक्स आर ऑलवेज आफ्टर यू. गव्हर्नमेंट, टॅक्सेस, या सगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्या या सेक्टरमध्ये येतील. आणि शेवटी आहे सोसायटी. सोसायटीमध्येही तुम्ही ही जाहिरात अनेकदा पाहिली असेल. छुटकी, जब पढ़ लिख जाओगी ना तो स्कूल के बच्चों के लिए पुल बनाना मत भूलना. नहीं बाबा, मैं पुल नहीं बनाऊंगी, मैं स्कूल को ही गांव में ले आऊंगी. बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है. त्या मुलीला तो सांगतोय की पूल बनव आपल्या शाळेच्या, आपल्या गावाच्या मुलांसाठी. ती म्हणते मी पूल नाही, मी स्कूल गावात घेऊन येईल. आपल्याला काय काय अडचणी आल्या त्या पाहून, मी ज्या शाळेत जायचो, नवीन मराठी विद्यालय, फारच बाथरूमही नव्हतं शाळेला, गावातल्या शाळेला त्या, आणि त्यामुळे आमचं मराठी इतकं स्ट्रॉंग झालं आणि बाकी इंग्लिश बिलकुल बोलता येत नव्हतं. जेव्हा अमेरिकेला ॲडमिशन मिळाली, आम्ही नागपूरला इंजिनिअरिंग केलं, पण तिथेही बॅक बेंचर होतो आम्ही, कारण इंग्लिश बोलता येत नव्हतं. त्यामुळे तो न्यूनगंड कायम असायचा बोलायचा. आज आमचे काही क्लासमेट आहेत, जेव्हा पहिल्या वर्षात 3रा मेरिट पहिल्या सेमिस्टरला आला तेव्हा वर्गात माहीत पडलं इतरांना की मालपानी नावाचा विद्यार्थी आहे आपल्या वर्गात, कारण कुठेही भाग घेत नव्हतो आम्ही, मराठीच बोलायची सवय. US चा इंटरव्ह्यू, व्हिसाचा इंटरव्ह्यू द्यायला गेलो ॲडमिशन मिळाल्यानंतर, आणि ती समोर इंटरव्ह्यू घेणारी तरुणी अमेरिकन, त्यामुळे आधीच नर्वस झालो. आणि तिने जे विचारायला त्याच्या टोनमध्ये चालू केलं, मला एकही उत्तर देता आलं नाही. एक्सक्यूज मी, पार्डन मी. शेवटी तिने म्हटलं ऑल द बेस्ट, तुला स्कॉलरशिप वगैरे मिळाली आहे म्हणून व्हिसा देते, पण तुझं काही खरं नाही. पण तिथे गेल्यानंतर आता या अडचणी पुढच्या जनरेशनला येऊ नये यासाठी काय प्रयत्न करता येतील, आपल्याला काय हर्डल्स आलेत आणि ते कुठे कमी करता येतील, त्याचा सोसायटीसाठी प्रयत्न केला. पुरा हा मंत्र आपले APJ अब्दुल कलाम यांनी दिला होता, प्रोव्हाइड अर्बन ॲम्युनिटीज इन रुरल एरिया. याच्यावर आम्ही सातत्याने फोकस केला आणि त्यासाठी मग ध्रुव ही शाळा संगमनेरला चालू केली.
आणि आता ती पुण्यालाही गतवर्षी चालू केली आहे. Dhruv Global School, an endeavor of Malpani Group, a commitment to quality and infrastructure of international standards, inculcates Indian culture. Dhruv Global School, based on the theory of multiple intelligences, we nurture confidence. We at Dhruv have Dhruv Global School, Sangamner and Pune. पुण्यनगरीत आणि विद्येच्या माहेरघरात येऊन शाळा उघडायचं धाडस या संगमनेरच्या ध्रुवने दिलंय. आज या वर्षात संगमनेरच्या स्कूलने स्पोर्ट्समध्ये 475 मेडल्स, डान्समध्ये 244 मेडल, म्युझिकमध्ये 3 मेडल, अनेक इंटरनॅशनल मेडल, नॅशनल मेडल. मागच्या वर्षात 16 मुलं दुबईला गेली मागच्या 2 महिन्याआधी आणि 16 मेडल घेऊन आली डान्समध्ये, आणि सगळे इंडियन क्लासिकल डान्स. टोटली इंडियन व्हॅल्यूज आणि इंटरनॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे प्रिन्सिपल ठेवून डॉक्टर संजय मालपाणी, जो छोटा भाऊ आहे तुमच्यापैकी अनेकांनी त्यांना ऐकलंही असेल, तो याच्यामागे पॅशनेटली आणि आता यश त्याच्या पुढे पाहतो आहे. मग संगमनेरला क्लब असेल, पॅलेस असेल, पॅलेसमध्ये आता अनेक लोक येऊन तिथे लग्न करतात. मला आठवतं राजेंद्रजी तापडी या वरात घेऊन आले होते संगमनेरला. BEd कॉलेज त्यावेळेस काहीच नव्हतं गावात, त्यामुळे BEd कॉलेजच्या बाहेर पत्रे लावून बाथरूम तयार करावं लागलं आणि त्या क्लासरूममध्ये सगळ्यांना उतरवावं लागलं आणि कुठेतरी एका वाड्यात सगळ्यांना जेव घालावं लागलं. नंतर गावात हॉटेलही एकही नाही, घरात 2च बेडरूम. पापांचं सिंपल काम असायचं, सगळं सिम्प्लिसिटी हा मंत्र असायचा. 2 बेडरूम, त्यातला एक बेडरूम सिंगल बेडचा होता आणि त्या सिंगल बेडच्या बेडरूमचा बेड पुढे केला, मागे बिस्किटचे डबे ठेवले आणि एक डबल बेड वर टाकला. अंजूला म्हटलं तुझी ही साईड आणि पाहुण्यांची ही साईड, असा तो सगळा जर्नी होता. पण या सगळ्या अडचणी त्यावेळेस ज्या आल्या आहेत, लखोटेजी म्हणून अंजलीला पाहायला आधी आले होते, आम्ही त्यांना मस्त गच्चीवर झोपवलं. इथे मस्त हवेशीर असतं म्हटलं सगळं, आणि आमच्या सगळ्यांच्या गाद्या गच्च्यावर होत्या, कारण गावात लॉज नाही, हॉटेल नाही. तर त्यासाठी हे पॅलेस आता औरंगाबाद, नाशिक, नगर त्या ठिकाणून डेस्टिनेशन मॅरेज म्हणून लोक संगमनेरला यायला लागली आहेत. तो एक आनंद असतो. मालपानी हॉस्पिटल त्या ठिकाणी चालू केलं आहे की तिथे 10 रुपयामध्ये OPD सर्व्हिस होते, ऑपरेशन्स होतात. आत्तापर्यंत गेल्या 1.25 वर्षात 75,000 लोक OPD सेवेत आलेली आहेत. बाहेरच्या हॉस्पिटलच्या 1/3 आणि आता तर तिथे ती महात्मा फुले योजना आल्यामुळे जवळजवळ 1100 आजारांना पूर्ण खर्च गव्हर्नमेंटकडनं मिळतो. 1 लाख सर्व्हिस देण्याचा प्रयत्न तिथेही आहे. जाणता राजासारखा प्रयोग असेल, अनेक कल्चरल प्रोग्राम असतील, वेगवेगळ्या कथा असतील. मागच्या वर्षी रामकुमारजी राठी रामदेव बाबांना घेऊन आले होते संगमनेरला आणि त्यांच्यासमोर 12,000 विद्यार्थ्यांनी योगाचा डेमो दाखवला. वेगवेगळ्या शाळेंमध्ये योगा टीचर पाठवून तिथे कॅसेटवर योगा शिकवला गेला CDवर, आणि त्यांचा एकत्रित तिरंगा असा ड्रेसमध्ये खूप सुंदर कार्यक्रम संगमनेरला घेता आला. बालभवनच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी असतील. मेन फोकस हा कायम ठेवला आहे तो एज्युकेशन आणि हेल्थ या 2 गोष्टींवर कायम, कारण या 2 गोष्टी जर स्ट्रॉंग झाल्या तर नेशन स्ट्रॉंग व्हायला वेळ लागत नाही. गावात मग कुठे उन्हाळ्यात वॉटर सप्लाय असेल, ट्री प्लांटेशन असेल, फवारणी असेल,
स्वच्छ भारत योजना जी माननीय पंतप्रधानांनी डिक्लेअर केली, एकदा फॅक्टरीमध्ये एक्साईज प्रोडक्शन झालं, एक्साईजचा असा रूल होता आमचा की मशीन एकदा बंद केलं तर 15 दिवस खोलता येत नाही, कंपाऊंडेड ड्युटीमध्ये तसं स्ट्रक्चर असतं. मशीन बंद करायची वेळ आली होती, मशीन बंद केले, 15 दिवस गाव साफ करून टाकलं सगळं, कारण घरी बसून लोकांना अर्धा पगार देण्यापेक्षा फुल पगार दिला, परंतु पूर्ण गाव साफ केलं. 400 लोक रोज वेगवेगळ्या वॉर्डमध्ये पूर्ण टाइम टेबल बनवून 110 ट्रॉली कचरा गोळा करून तो सगळा साफ झाला. सोबत पानपट्ट्यांना 1 लाख डस्टबिन, सगळ्या मंदिरांना निर्माल्य कलश, सगळ्या बस स्टँडवर डस्टबिन, अशा काही गोष्टी त्या अभियानात करता आल्या. स्वामी सुखबोधानंदांचं शिबिर असेल, डॉक्टर गुंडेंचं शिबिर असेल, वेगवेगळे कल्चरल प्रोग्राम असतील, राधाकृष्णजी महाराज असतील, गोविंद देवगिरीजी असतील, यांचे कार्यक्रम असतील. कालही संध्याकाळी खूप सुंदर कार्यक्रम ध्रुवच्याच मुलांनी सादर केला, जो 2000 लोकांनी पाहिला. या मुलांनी आधी कुंभमध्ये जाऊन तिथे सगळ्या संतांच्या समोर तो कार्यक्रम सादर केला होता आणि पुण्य प्रवाह हमारा याच्यात इंडियाचं इतकं रिच कल्चर दाखवलं गेलं की लोकांनी खूप ते ॲप्रिशिएट केलं. तर असे वेगवेगळे कार्यक्रम असतील. नॅचरोपॅथी कॉलेज त्या ठिकाणी आता नवीन चालू केलं, आधी सायन्स आर्ट्स लॉ कॉलेज हे होते. सोबत आता आम्ही दरवर्षी जिंदालला जायचो आणि जिंदालमध्ये नॅचरोपॅथी ट्रीटमेंट घ्यायचो. त्या सगळ्या ट्रीटमेंट कोलोन थेरपीपासून सगळ्या मसाजेस असतील, सगळ्या या संगमनेरला तिथे 8 AC रूम केल्या आहेत. अनेक राजस्थानचे, गुजरातचे, बॉम्बेचे लोक येऊन आता तिथे थांबायला लागलेत आणि 1/10 कॉस्टमध्ये जिंदालच्या या सगळ्या ट्रीटमेंट्स त्यांना त्या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. खूप छान कॅम्पस निसर्गोपचार केंद्राचा झाला आहे. त्यामुळे जिथे जे पाहायला मिळेल ते तिथे संगमनेरला आणण्याचा हा प्रयत्न सातत्याने करत राहिलो आहे. शारदा शिक्षण संस्था ही कॉमन विद्यार्थ्यांसाठी मराठी मीडियमची शाळा पण आहे अजींच्या नावाने. आणि शेवटी मीवर थोडंसं बोलतो. व्हॉट आय फॉलो, जे आपल्यापैकी अनेक लोक फॉलो करतायत की परफेक्शन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ कंटिन्युअस जर्नी दॅट नेव्हर एंड्स. कायम या जर्नीचा आनंद आपण घेत राहायला पाहिजे आणि ते डेस्टिनेशन, त्यामुळे गुड टू बेटरचा जर्नी हा लाईफमध्ये कायम चालू राहायला पाहिजे. बेटर टू बेस्ट, आणि बेस्ट झाल्यावर पुन्हा मला काय बेटर करता येईल. सो आय कीप अटेंडिंग व्हेरियस सेमिनार्स, व्हेरियस कॉन्फरन्सेस टू शार्पन माय स्किल्स. त्या रुटीनपासून बाहेर पडून या गोष्टी करणं खूप महत्त्वाचं असतं. एकदा आपला मोबाईल जेव्हा हँग होतो, आपण आधी ऑफ करतो मग ऑन करतो, तरी चालू नाही झाला तर बॅटरी काढून फूक मारून परत लावतो. ते फूक मारल्याने काही होत नाही, परंतु एक डिस्कनेक्शन जरुरी असतं आणि रिकनेक्शन. सो दॅट डिस्कनेक्शन अँड रिकनेक्शन इज डन. सो त्या गोष्टीची खूप हेल्प मिळते. सो आय कीप अटेंडिंग दॅट. इन ऑल्विन टॉफलरचं हे फेमस वाक्य आहे, द इलिटरेट ऑफ 21st century विल नॉट बी दोज हू कॅन नॉट रीड अँड राईट, बट दोज हू कॅन नॉट लर्न, अनलर्न अँड रिलर्न. अनलर्निंग पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आम्हाला सुट्टीत आई पुण्याला घेऊन यायची. संगमनेरला काहीच फॅसिलिटी नव्हत्या, त्यामुळे 30-40 दिवस सुट्टीत पुण्याला घेऊन स्विमिंग क्लासेस, मॅथ्सचे क्लासेस, ड्रॉइंगचे क्लासेस, पेंटिंगचे क्लासेस ती स्वतःही यायची आमच्याबरोबर. SP कॉलेजमध्ये मी स्विमिंगला आम्हाला शिकवलं. त्या कोचकडे पहिल्या दिवशी नेलं तर अंजली आणि मी दोघं सोबत होतो. मला स्विमिंग येत होतं कारण संगमनेरला प्रवरा नदीचं स्विमिंग. त्याने दोघांना पाण्यात उतरवलं त्या कोचने, थोडं पोहायला लावलं आणि बाहेर आल्यावर सांगितलं अंजलीची फी 100 रुपये आणि राजेशची फी 200 रुपये. मी म्हटलं मला तर येतं स्विमिंग थोडंसं, म्हणूनच तुला 200 रुपये फी. म्हणजे तुला आधी अनलर्न करावं लागेल आणि मग रिलर्न करावं लागेल. आणि तिला 100 रुपये कारण तिला फक्त लर्निंग आहे, तुझ्यावर डबल प्रक्रिया आहे. आता खूपदा आपल्याला असं वाटतं की आत्तापर्यंत असं करत आलो आणि हे सक्सेसफुल आहे, कालपर्यंत मी हे करत होतो, तू का शिकवतो मला. यू हॅव टू मेनी टाइम्स अनलर्न what you have learned, what you have done, and relearn new techniques. तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. यासाठी कधी महात्र्या रा असतील की जे खूप पॉवरफुल प्रोग्राम्स घेतात, कधी सुखबोधानंद स्वामी असतील, कधी सद्गुरू असतील, या सगळ्यांचे प्रोग्राम्स अटेंड करून दोन्ही गोष्टी शार्पन करण्याचा प्रयत्न करतो मी. स्पिरिच्युअल असेल आणि मॅनेजमेंट रिलेटेडही असतील. शेवटी हे बॉडी हे सॉफिस्टिकेटेड गॅजेट आहेत, सद्गुरू कायम सांगतात, आणि तिथे कोणते मॅन्युअल नाही आहे. त्यामुळे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन त्याचं मॅन्युअल आपल्याला शिकता येऊ शकतं या गुरूंकडनं.
त्यामुळे विपश्यनाही असेल किंवा असे काही प्रोग्राम असतील. ओशोंची लायब्ररी आम्ही फुल ठेवली आहे, ती पण आम्ही आनंदाने ऐकतो. महात्र्या कायम सांगतात की इन अल्फाबेट ABCD B आहे आणि D आहे. B इज फॉर बर्थ अँड D इज फॉर डेथ. बर्थ आपल्या हातात नाही आणि डेथ आपल्या हातात नाही, या दोन्ही गोष्टी आपल्या हातात बिलकुल नाही आहे. पण मधला जो C आहे, C इज फॉर चूज, चॉईस, चेंज. एनी सिच्युएशन, हाऊ डू यू चूज टू रिॲक्ट? गिवन ऑप्शन, व्हॉट चॉईस यू मेक अँड हाऊ डू यू ब्रिंग चेंज इन अपग्रेडिंग युअर सेल्फ. याच्यावर सगळा तुमचा हा जर्नी अवलंबून असतो की हाऊ सक्सेसफुल इट विल बी इन द लाईफ. अगदी सकाळी उठल्यापासून हे चालू होतं. 6 वाजताचा अलार्म लावतो आपण उठण्यासाठी की उद्या वॉकला जायचं आहे सकाळी, आणि 6 वाजता तो वाजला की लगेच स्नूज बटन वापरतो आपण. 15-20 मिनिटाने परत उठव मला. तो परत वाजतो, परत आपण स्नूज दाबतो. मग खाली येतो, पेपर आलेला असतो. आपण पेपरमध्ये आतापासून इथेपर्यंत सगळ्या जाहीर नोटीस कोणाची आहे आणि मग आजचा वॉक राहून जातो आणि उद्याचा वॉक, आजचा वॉक उद्यावर जातो. ही बॉडी आपल्याला सांगत असते की मी तुझ्यासाठी, हा हार्ट सांगतोय की जन्मापासून मरेपर्यंत मी एकही सेकंद थांबलो नाही आहे, सारखा धगधग धगधग करतोय नॉनस्टॉप. हाऊ मच टाईम यू गिव्ह टू मी? डू यू टेक माय केअर? किमान दिवसातला 1 तास मला दे, तो सांगत असतो. त्यासाठी सकाळी अलार्म लावतो. परंतु व्हॉट चॉईस वी मेक, व्हॉट डू वी चूज इन द मॉर्निंग? कधी कधी वाटतं थोडं लोळत राहावं, आणि काय चॉईस आपण करतो त्यावर आपला सगळा पुढचा डे असतो. त्यामुळे ऑलवेज whenever option comes, what choice you make will be very important. आणि इतरही सी आहेत की डू वी ब्रेक अवर कम्फर्ट झोन, डू वी सेलिब्रेट, डू वी कॉन्ट्रीब्यूट. ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हा महत्त्वाचा कबीराचा दोहा जो मला खूप आवडतो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होई. सुखात असताना आपण सुमिरन करत नाही आणि मग अडचणी आल्यावर, टेन्शन आल्यावर, लास्ट मिनिटला वेळेवर न केलेल्या गोष्टीमुळे या गोष्टी उद्भवतात. जर आपण वेळेवर गोष्टी करत राहिलो, चांगल्या वेळेस गोष्टी करत राहिलो, तर निश्चित चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात लाईफमध्ये. या ठिकाणी मला ही संधी दिली पुन्हा एकदा हे स्किल शार्पन करण्याची, या काही गोष्टी तुमच्यासमोर पुन्हा एकदा शेअर करण्याची, आणि शेअरिंगने त्या आपल्यामध्येही अधिक स्ट्रॉंग होतात. यासाठी जी की संधी MIGने दिली त्यासाठी मी थँकफुल आहे. आणि नेक्स्ट सेशनसाठी मी पुन्हा त्यांच्याकडे हँडओव्हर करतो. थँक्यू व्हेरी मच. Wow, we are amazed, Rajeshji. This was really an eye-opener for all of us to see the scale at which Malpani Group operates. You very rightly said communication, communication, communication. That's a very important takeaway for all people attending the program over here. This is something, a key mantra for any successful business enterprise. As the tagline of MIG Talk says, inspiring thought leadership. Rajeshji, you have truly inspired each and every person today present here as to how to run a successful family business. Let's now welcome on stage Shri Ashish Ji Malpani. I would request MIG President Shri Rahul Ji Dhoot and Secretary Shri Manoj Ji Zawar to escort Ashish Ji on stage and join them. Youngest amongst all, Ashish Ji heads the real estate division of the group. In a very short span, Ashish Ji has carved a niche for his group in real estate industry. Under his able leadership, the group has secured a sizable land bank in and around Pune. He is known for implementing the latest technology in the field through insights from study tours around the world. He is an avid reader and derives energy through physical fitness and sports. He has won many accolades for his residential projects so far. A philanthropist at heart, this young and promising entrepreneur is sure to take his conglomerate to new heights with a dozen new projects coming up next year. Let's have a huge round of applause for Ashish Ji. Let's keep this here. Hello, check.
महेश इंडस्ट्रियल ग्रुप की ओर से MIG टॉक 3 में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। राजेश जी का हमने विचार सुने, मालपानी ग्रुप का विस्तार हमने देखा। दोस्तों, अगर हम देखते कोई भाई साथ में काम करते हैं तो इट इज़ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस टू सी दोज थिंग्स। और यहाँ पे मालपानी परिवार में एक नहीं, दो नहीं, 5 भाई साथ में काम करते हैं। सिर्फ साथ में काम ही नहीं कर रहे, नए नए उद्योग बना रहे हैं, नए नए उद्योग का विस्तार हो रहा है, नई नई ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। तो शायद कुछ बात है। अभी राजेश जी ने अपने साथ में शेयर किया आउटकम, हमको समझना है प्रोसेस। तो आज यहाँ पे MIG टॉक के माध्यम से हम राजेश जी और आशीष जी के साथ में खुल के बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस सीक्रेट्स, वो क्या जादू है कि जो मालपानी परिवार में है कि जिसकी वजह से आप लोग साथ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आदर्श समाज के सामने रख रहे हैं। और अभी अगले 1 घंटे में हम लोग बस इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, और आप लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। तो ऑन योर बिहाफ आई विल स्टार्ट दिस डिस्कशन। राजेश जी, आपको मैं पूछना चाहूँगा कि हम लोग फैमिली बिजनेस की बात करते हैं। सो हाउ डू यू परसीव फैमिली? फैमिली के बारे में आपका क्या विचार है? व्हाट इज फैमिली? जहाँ प्यार है वहाँ फैमिली है। तो ये फैमिली मैंने जैसे बताया फेज में कि कोर फैमिली है, मैं, माता पिता, और जैसे एक्सटेंडेड बाकी फैमिली है, भाई है, कजिन है, चाचा जी है। फिर एक्सटेंडेड फैमिली जैसे ज्वाइन होती जाती है विश्वची माझे घर में, कि आपका स्टाफ है। जहाँ जहाँ आप प्यार दे सको और ले सको वो पूरा फैमिली में इंक्लूड हो जाता है। सो इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव ग्रोथ, नॉट ओनली यूर ग्रोथ, इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव। तो फैमिली इंक्लूसिव करने का वही प्रेजेंटेशन था पूरा कि हाउ डू यू मेक योर फैमिली। क्या बात है। सो यू आर, जहाँ पे आप लोग प्यार से कनेक्ट कर सकते हैं, सो यू एक्सपांड योर फैमिली। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। आदि, मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूँगा इस बारे में, फैमिली क्या है। कुछ सालों पहले हमारे यहाँ बहुत डकैती हुई थी और मैं और संजय और फादर मदर सबको बहुत मारा गया था। इतना कि हमको एयर एम्बुलेंस से बॉम्बे ले जाया गया, 10 मिनट भी नहीं लेट हो जाता तो शायद सरवाइव नहीं होता, ऐसा डॉक्टर ने बोला। 45 डेज हम लोग हॉस्पिटल में थे। उसके बाद संगमनेर में आके भी लंबा रेस था, लेकिन उस पीरियड में हमारा सबसे फास्ट ग्रोथ हुआ। मैं भी नहीं, संजय भी नहीं, बट ईच वर्कर, ईच स्टाफ मेंबर एंड ऑल ऑफ देम, they worked as if they were Rajesh Malpani or they were Sanjay Malpani. That strength had come. So that's family. और हमारा डकैती जब वो आए थे तो बचाने के लिए भी पुलिस तो लेट आती है हरदम जैसे। सबसे पहले तीनों भाई आए, गेट तोड़ के अंदर आए। आशीष उसमें सबसे डैशिंग रहता है हमारा। तो गाड़ी देखी लॉक था गेट पे, तो सीधा गाड़ी रिवर्स लेके गेट तोड़ दिया और अंदर आ गए, सब भाग गए। आए हुए चोर सब भाग गए और हम लोग बच पाए। सो इट्स ऑल फ्रॉम देयर टिल द एंड, इट्स ऑल फैमिली। थैंक यू। सो राजेश जी, जैसा अपन देख रहे हैं आपका 5 भाइयों का परिवार है, तो आप 5 भाइयों का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस में, एंड हाउ डज इट वर्क इट आउट? जैसे मैंने बताया कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन है, जैसे फाइनेंस एंड टैक्सेशन में मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो अलग अलग वर्टिकल्स में वहाँ जहाँ उनको इस विषय में ज़रूरत पड़े वहाँ मैं बताता हूँ। बाकी फिर संजय है, जिसका डॉक्टर संजय मालपानी, उसका पैशन पहले से एजुकेशन बहुत रहा है। सो ही इज़ हैंडलिंग ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अवर FMCG प्रोडक्ट्स। मनीष हमारा जो कजिन भाई है सबसे बड़ा तीनों में, चाचा जी के 3 लड़के हैं। मनीष देखता है अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, कुछ लैंड पार्सल, टोबैको परचेसेस, प्रोसेसिंग, ये वो संभालता है। गिरीश जो बीच का भाई है
वो नए नए प्रोडक्ट्स, ये फूड प्रोडक्ट्स है, ये सब लॉन्च करने हैं, डेवलप करने हैं, क्या ऐड करने हैं, प्लस अम्यूजमेंट और पार्क में, और आशीष पूना में पूरा रियल एस्टेट का काम देखता है। ऐसे अलग अलग वर्टिकल के अलग अलग भाई काम देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का काम अधिकतर मैं देखता हूँ। इस ढंग से हमने वर्टिकल्स में काम बांट लिए हैं। राजेश भाई, आप 80s में यूएस से आप मास्टर्स करके आए, तो आपने यूएस से इंडिया और भारत में आके बॉम्बे पूना छोड़ के संगमनेर में आने का डिसीजन कैसे लिया? क्योंकि संगमनेर इज अ स्मॉल टाउन, 80s में तो बहुत छोटा टाउन है, और जहाँ पे संगमनेर के लोग पूना में आके सेटल हो रहे थे। मुझे याद है पापा जी ने हमको बहुत कम समय दिया, बहुत बिजी रहते थे अलग अलग कामों में, बट जो भी दिया बहुत वैल्यूड समय दिया, क्वालिटी टाइम ऑलवेज। पापा जी ने लिखे हुए लेटर तो है। एक बार हमको वो साउथ में जब परचेसिंग को जाते थे टोबैको की, तो साथ में लेके गए, और कन्याकुमारी के वहाँ विवेकानंद जी का जो है, मुझे याद है उन्होंने वो कविता हमको सुनाई थी, ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तड़मला, पूरी याद थी उनको। और इतने, और वो पूरा सागर, 3 सागरों का संगम, और विवेकानंद जी का स्मारक, कई स्टोरियां भी सुनाई विवेकानंद जी की, और इतना डीप रूटेड हो गया था हम लोगों में कि नहीं बस। तो कभी सोचा भी नहीं। हम 6 क्लासमेट्स गए थे यूएसए, नागपुर में जो हम पढ़े, बाकी 5 वहां सेटल हो गए, बट आई केम बैक एंड आई एम ग्लैड दैट आई केम बैक। वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। मेरे गाइड ने मुझे बोला, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ माई रिसर्च वर्क, तो वो बोला कभी भी इंडिया में तकलीफ होगी तो आ जाना, आई विल ऑफर यू जॉब। बोला सर कभी अमेरिका में भी मंदी आई तो इंडिया में भी आ जाना। हमारे पास जरा यंग ब्लड था तो जोरों में कह दिया था। तो आई एम हैप्पी दैट रादर देन डूइंग वन जॉब देयर, आई कुड क्रिएट मच मोनी जॉब्स इन संगमनेर। और संगमनेर में भी परिवर्तन करने की, जिस भूमि में दिया है, जिस मातृभूमि में दिया है, उसके लिए काफी करने का मौका मिला। सो आई सिलेक्टेड संगमनेर। थोड़ा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जब राजेश भाई साहब, जो मुझे मालूम है, बाद में सुनने में मालूम पड़ा, राजेश भाई जब वापस आए तो काफ़ी सिस्टम में चेंज किए, और उनका रीडिंग का हैबिट बहुत आपने देखा कि ही लव्स रीडिंग। तो काफ़ी पढ़ के मैं एक बार नासिक में फाइल लेके गया, उन्होंने बताया कि ये एक्साइज का कुछ कंसल्टेंट को फाइल देना है, तो ये फाइल वहाँ पे नासिक में किसी एक आदमी को पहुँचा दो। मैं छोटा था, नासिक में दोस्तों के साथ गया था, तो मैं वो फाइल लेके वो कंसल्टेंट के पास गया और उसको फाइल दी और मैं निकलने लगा। मेरा काम सिर्फ फाइल देना था। तो वो कंसल्टंट मुझे बोला की अरे तुम्ही काय माझी टिंगल करता का? म्हटलं काय झालं भाऊ? म्हणे माझ्यापेक्षा जास्त नॉलेज राजेश भाऊंना आहे आणि ते मला उगीच त्यांनी कंसल्टंट म्हणून अपॉइंट केलं। सो तो बेनिफिट ग्रुपचा जो स्पीड वाढला राजेश भाऊ परत आल्यानंतर, तो खूप प्रचंड होता। सो हे मला ऐकून, आमच्या फॅमिलीतल्या चर्चेत ऐकून आहे। Ashish ji, this question is for you. You completed your post-graduation in Australia. So did you ever think of starting something new apart from joint family business? See, I was always interested in marketing. So marketing, मेरा MBA में भी मेजर जो सब्जेक्ट था वो मार्केटिंग यानी इंटरनेशनल बिजनेस था। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा मार्केटिंग में था। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के पीछे के रीजंस कुछ और थे, मोटिवेशन कुछ और था। यहाँ आके कुछ, ऑस्ट्रेलिया से आके कुछ करूँगा या ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। फॉल आउट प्लान जो बोलते हैं वो एक प्लान था, वो इसमें मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। पर मेरा इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन मार्केटिंग। तो ये नहीं सोचा था कि क्या करूँगा, ऐसा कोई टारगेट रखा नहीं था फ्रैंकली। पर जैसे चीज़ें होती गई शायद वो मेरे लिए बेटर होती गई एंड आई एम हैप्पी। पर ऐसा कोई टारगेट नहीं रखा था। राहुल जी, राजेश भाऊ, त्याच्यात ॲड करतो मी फक्त थोडंसं की जॉईंट फॅमिली बिझनेस आमचा जो आहे टोबॅकोचा, इतर गोष्टीचा, हा चांगला चालला होता आणि आशिष आला। आता अजून एक बहुत तेच पाहणार यापेक्षा, आणि नवीन जे काही आम्ही प्रयोग करायचो ते छोटे असायचे खूप, आणि मग असं वाटायचं करताना की हे कशाला करायचं। तर
आशिषचं जेव्हा मॅरेज झालं तेव्हा आशिषने त्याचं लव्ह मॅरेज होतं आणि तो आम्ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून कसं यूज करायचं चारी भावाने मिळून ठरवलं की वी शुड फोर्स आशिष टू डू समथिंग न्यू. आणि लिटरली आशिषला सगळ्या एक्झिस्टिंग बिझनेसमधलं, सिन्स यू आर डुईंग अ लव्ह मॅरेज, त्याला सगळ्या एक्झिस्टिंग बिझनेसमध्ये, आधीच्या भावांमध्ये पण होतं तसं, पण त्याला तरी त्या सगळ्या पार्टनरशिप फर्ममधनं बाहेर केलं. आता नो फॉल बॅक, यू हॅव टू डू, यू हॅव टू प्रूव्ह युअर मेटल, असं झालं. आणि दॅट्स हाऊ दिस होल रिअल इस्टेट बिझनेस स्टार्टेड इन पुणे. बाकी 4 भावांनी आधी ठरवलं होतं की दिस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, ही इज गोइंग टू बी बॅक इन ऑल द बिझनेसेस रेट्रोस्पेक्टिव्ह, विथ रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट, पण लेट अस गिव्ह some kind of push to the whole thing, and that also really worked. So love marriage works. family works. राजेश भाऊ, तुमचे इतके व्यवसाय आहेत आणि इतके भाऊ आहेत, खरं सांगा, म्हणजे तुम्ही आधीच प्लॅन करता का हो की आता नवीन मालपाणी येतो, एक व्यवसाय डिसाईड करायचा, किंवा आता मालपाणी आहे अजून एक व्यवसाय पाहिजे, हाऊ इट इज? व्यवसायासाठी नवीन मालपाणी पाहिजे तर त्याला 18 वर्ष वाट पाहावी लागेल. आणि ते आता 5 भाऊ आहेत, पुढे 3च तसे मेल मेंबर आहेत पाहणारे. परंतु सगळ्यांना काही ना काही, जे 5 भावांना त्यांची आवड होती त्यानुसार व्हर्टिकल्स हे तयार होत गेले. त्यांच्या आवडीला आपण स्कोप देत गेलो आणि फॉर्च्युनेटली दिस हॅज हॅपन. क्या बात. बरेचदा फॅमिलीमध्ये जेव्हा तुम्ही वर्क डिस्ट्रीब्युशन करता, लेट अस गो टू द प्रॅक्टिकल इश्यूज. भावाभावांच्या मध्ये काम करताना प्रत्येकाची एक ॲस्पिरेशन वेगळी असते, प्रत्येकाचं टेम्परामेंट वेगळं असतं. तुमच्याशी आम्ही बोलताना एकदम शांत वाटतं, मेडिटेशन टाईप, की आता व्हेरी काम पीसफुल. काही जण असे खूप व्हायब्रंट असतात, एनर्जेटिक असतात, सगळ्या घरांच्या मध्ये असे असतात. देन हाऊ डू यू चूज की प्रत्येकाचं टेम्परामेंट त्या बिझनेसला कसं मॅच करायचं, किंवा एकमेकांच्या मध्ये काम करताना हाऊ डू यू डेव्हलप युअर कम्पॅटेबिलिटी? आता इतक्या वर्षाच्या अनुभवाने वी नो इच अदर प्रिटी वेल. त्यामुळे कोणाच्या कुठे एक्सपर्टाईज आहे, प्रत्येकाचं काहीतरी वेगळं एक्सपर्टाईज असतं आणि सिनर्जी खूप महत्त्वाची आहे. आमचे सर इथे बसलेले आहेत, परदेशी सर, त्यांनी आम्हाला मॅथ्स शिकवलं. सी, इफ वी ग्रो, ए आणि बी 2 जण आहेत आणि दोघांना ग्रो व्हायचं आहे, तर ए इज समजा मल्टिपल झाला, ए स्क्वेअर होईल, बी स्क्वेअर होईल, राईट? सो विल बिकम ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. पण जर आपण ए प्लस बी केला आणि जर त्याचा स्क्वेअर केला तर काय होतं? a square plus b square plus 2ab. That plus 2ab is the additional extra you get just because a plus b आधी राहिला तुमचा. आणि this 2ab is not small. It is as good as, for example, a square b square ने लवकर समजा 4 आणि 6 आहे, 4 चा स्क्वेअर झाला 16, 6 चा झाला 36. किती झाली दोघांची टोटल? 52. आणि जर आपण 4 अधिक 6 केलं तर दोघांची टोटल 10 आणि मग स्क्वेअर केला तर 100. सो 52 वर्सेस 100. दॅट्स द पॉवर ऑफ जॉईंट फॅमिली. फक्त काळजी ही घ्यायची की मध्ये प्लस पाहिजे, ती एनर्जी पाहिजे. नाहीतर काही ठिकाणी जर मायनस झाला तर -2ab आहे, मग ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर पण राहत नाही, -2ab होतं आणि इट्स निगेटिव्ह. सो ट्राय टू कीप दॅट ए प्लस बी ॲज मच ॲज पॉसिबल. आणि काही सोपे रूल फॉलो केले तर ते राहू शकतं. तशी ट्रान्सपरन्सी आणावी, रूल्सवर आपण बोलू, पण असं जर राहिलं आणि ए प्लस बी राहिला तर ॲडव्हान्टेजेस आर ट्रिमेंडस. आशीष जी, you are into real estate. You must be getting a lot of land deals. ठीक है? One day you are very sure of a land deal, but there are other 4 brothers and they don't approve it. So how do you handle it? See, basically, we have some rule, right? So we say that we don't invest
इन अ प्रॉपर्टी वेयर द रिटर्न्स आर, एवरीवन हैज दैट, कि इसके नीचे रिटर्न्स नहीं तो वी डोंट इन्वेस्ट. सो फर्स्ट तो वहीं पे एक बार मेरा डिसाइड होता है कि वेदर वी शुड टेक इट और नॉट. सेकंड होता यह है कि मैं पूना में हूँ, पूना के गलियों में घूमता हूँ, पूना के बारे में सुनता हूँ, बाकी डेवलपर फ्रेंड्स लोगों के साथ बातें होती है, समझता है कौन से एरिया में ग्रोथ है क्या है. और वहाँ पे मैं कोई लैंड देखता हूँ, समझो कि इसको अभी डेवलप करना है, तो एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो रिपोर्ट मैं संगमनेर में सभी भाइयों के साथ शेयर करता हूँ. वो होने के बाद मुझे उनको कन्विंस करना पड़ता है, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी बढ़ जाता है. और उसके बाद यदि सर्टेन लिमिट में कोई एक भी बोल देवे कि अपने को ये नहीं करना है, उसको नहीं जमाओ, सो देयर इज नो इमोशन अटैच टू माई डिसीजन. तो मुझे उनके साथ सामने जाना है, तो मुझे शायद ये पता है कि ये मना भी हो सकता है. तो कल यदि वो मना करते हैं तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मैं छोड़ देता हूँ. देयर इज ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी टू लुक फॉर, आई विल ट्राई टू कन्विंस. और ये होने के बाद आई नेवर गो बैक माई फैमिली लाइक सो माई वाइफ एंड डिस्कस दिस, क्योंकि निगेटिव बातें डिस्कस करने से वो बढ़ती है और ज़रूरत नहीं उसकी. आई सिंपली ड्रॉप इट कि ये नहीं करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ो. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. आउंद में एक प्लॉट था और रेलवे स्टेशन के बाजू में वो प्लॉट आया था. स्वस्तिक बोल के कोई फैक्ट्री थी वहाँ पे, काफ़ी डेवलपर लोग यदि कोई हो गए तो उनको पता होगा वो प्लॉट. और अच्छे रेट में आता, कुछ 400 रुपये में तो बाउंड में प्रॉपर्टी थी. एंड हम 3 भाई तब वो देख रहे थे. मैं क्योंकि मैं सीख रहा था, तो मनीष बाबू वॉज लीडिंग, गिरीश बाबू वॉज विद हिम, और मैं पीछे पीछे था, यू नो. तो तब वो प्लॉट मैंने देख के सब किया था. आई बिलीव निखिल वैद्य आपने दिखाया था, हमारे एसोसिएट है. और मैं बोला यार बढ़िया प्लॉट है, आउंद में प्लॉट है, ये तो डील करना ही चाहिए. तो एक भाई ने बोला कि नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन के सामने अपने को नहीं करना है. मैं बोला यार पूरे मुंबई रेलवे स्टेशन के बाजू में पूरा मुंबई डेवलप हुआ है, पर वो नहीं बोल दिया तो मैंने छोड़ दिया. अब आते जाते वहाँ पे वो डेवलपमेंट दिखती है, but then that's it. तो आज पहली बार मैं ओपनली, शायद दिव्य को भी पता हो नहीं हो, सो मैं पहली बार इसके बारे में बोल रहा हूँ कि जस्ट लिव इट. अपन उसको ईगो बना दे तो तकलीफ है. तो जस्ट लिव इट, मूव ऑन, फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी, गो बैक, ट्राई टू कन्विंस. सी द 4 people, the 4 brothers, they are individuals, and as well as I look at them as financiers also. तो मैं हाँ, that's how it should work, right? तो मुझे डिसिप्लिन होना ही पड़ता है, मुझे वो परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम यू नो आई हैव टू रियली, जो रियल एस्टेट में लोग हैं कैसा करना पड़ता है बैंक के साथ, फाइनेंस लोगों के साथ. सो बेटर पहले से कन्विंस करो, दे आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, एंड इज हैप्पी. राजेश भाऊ, जस्ट तुमच्या परिवारात आता एवढा मोठा तुमचा परिवार आहे, 3000 लोकांचा, मतांतर होत असणार. हाऊ डू यू हँडल दिस सिच्युएशन्स? आपण स्टीफन कोविचचं पुस्तक अनेकांनी वाचलं असेल की बिटवीन रिलेशनशिप हाऊ डू यू कीप डिपॉझिटिंग, कारण प्रत्येकाचं आपलं एक इमोशनल अकाउंट असतं, अँड हाऊ डू यू कीप डिपॉझिटिंग इन इट. आपण पाहिलं आम्ही जे काही वेगवेगळे प्रकल्प केले असतील आमच्या 3000च्या टीमसाठी, फॅमिली असेल आणि एक्सटेंडेड फॅमिली असेल सगळ्यांसाठी, वी नेवर लिव्ह अ ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ डिपॉझिटिंग. डिपॉझिट जर आपण करत राहिलो चांगल्या वेळेस, सुखमय सुमिरन करत राहिलो, तर मग ते अकाउंट कधीच ओव्हरड्रॉन होत नाही. अनेकदा आपण डिपॉझिट करत नाही आणि कधी कधी रिलेशनशिपमध्ये थोडाही स्ट्रेन आला की ओव्हरड्राफ्ट होतो, मायनसमध्ये बॅलन्स जातो आणि रिलेशन स्ट्रेच होतात. सो नेवर लूज अ ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ डिपॉझिटिंग. डिफरन्सेस राहतील, अनेक ठिकाणी डिफरन्सेस होतात, आणि डिफरन्सेस आहेत तरच ग्रोथ होऊ शकते. सगळे जर एक टाईपचे असले तर मजाच नाही. प्रत्येकाचं वेगवेगळं काहीतरी आलं तर त्याच्यात अधिक फायदा होईल, हे प्रिन्सिपल आहे अगदी. त्यामुळे सिनर्जी जी आहे ही वेगवेगळ्या टीमची, ही तिथे काम करत राहते. सो डिफरन्सेस आर वर्क लाईक दॅट. काही ठिकाणी कधी कधी काही लोकांचं निगेटिव्हही होतं कधी काम करताना, तर तिथेही इफ यू फोकस ऑन व्हॉट वेंट रॉंग रादर दॅन हू वेंट रॉंग,
व्हॉट वेंट रॉंग इज मोर इम्पॉर्टंट. खूपदा आपला फोकस व्हॉट वेंट रॉंग पेक्षा हे कोणी केलं, हे का झालं, ते परत होऊ नये यावर काळजी घ्यावी. डेफिनेटली त्याला सांगावं, पण त्यावर फोकस करण्याच्या ऐवजी व्हॉट वेंट रॉंग आणि परत तशी चूक होऊ नये यासाठी काय करावं. मेनी टाइम्स इफ वी कीप फोकसिंग ऑन हिज निगेटिव्हिटी, निगेटिव्ह पॉइंट्स, त्याची मिस्टेक, तर ते वाढत जातं. तुम्ही ते पाहिलं असेल चित्रात. मला आठवतं स्वामी सुखबोधानंदांचं मी मगा नाव घेतलं. पहिल्यांदा आम्ही त्यांच्या शिबिराला गेलो, ते माझा मुलगा मोठा हर्षिते आहे, त्याचा मोठा भाऊ, ही इज रिटार्टेड, ही इज चॅलेंज्ड, तो स्पेशल चाइल्ड आहे. मी आणि संगीता इतके अपसेट होतो आम्ही दोघं, खूप नर्वस होतो की वाय दिस विथ अस, हे माझ्याशी काय झालं, माझ्याबरोबर काय झालं. आणि त्या स्वामीजींना जेव्हा संगीताने प्रश्न विचारला, आम्हाला तिथे वाशीला त्यांचा शिबिर होतं लाईव्ह प्रोग्राम म्हणून, त्याला आम्ही गेलो आणि त्या स्वामीजींनी एका कागदावर एक ब्लॅक स्पॉट काढून दाखवला तो कागद आणि विचारलं काय दिसतं तुम्हाला. आणि सगळ्यांनी एक सुरात उत्तर दिलं की तो काळा टिपका आम्हाला दिसतोय. परत विचारलं काय दिसतं काय दिसतं, 2-3दा सगळ्यांनी काळा टिपका ॲश्युअर केलं. नंतर स्वामीजींनी सांगितलं मी विचारतोय तुम्हाला काय दिसतंय आणि तुम्हाला काळा टिपका दिसतोय. वाय यू कांट सी रिमेनिंग 99% व्हाईट पेपर. तिथे 99% व्हाईट आहे, बट इफ युअर फोकस इज ओनली ऑन ब्लॅक. मग त्याने संगीताला प्रश्न विचारायला चालू केले, हाऊ इज युअर हजबंड, हाऊ आर युअर इन लॉज, कॅन यू अफोर्ड टू टेक केअर ऑफ दॅट किड, तुम्ही त्याची व्यवस्था लावू शकता का, त्याचं मेडिकेशन्सचा तुम्ही खर्च सगळं होऊ शकतं, त्याची काही अडचण नाही आहे. सगळं पॉझिटिव्ह उत्तर आली. मग नाव डोंट फोकस. आता हे आहे तर हे आहे. इफ यू सी ऑन रिमेनिंग 99% पेपर, लाईफ विल बी ब्युटिफुल. त्यामुळे हे अनेकदा वाचलेलं असतं, पण त्या माइंडसेटमध्ये जेव्हा एकदा ते समोर असं येतं तर अचानक ते रिअलायझेशन सारखं झालं. आणि तेव्हापासून आय हॅव नेवर सीन ॲट अ ब्लॅक स्पॉट on any relation. Remaining 99% is always white. If you focus on that white, you see असा ब्लॅक स्पॉट काढून तुम्ही पहा. कॉन्स्टंटली ब्लॅक कडे पाहिलं तर तो हळूहळू मोठा होतो, आणि कॉन्स्टंटली व्हाईट कडे पाहिलं तर तो ब्लॅक छोटा होत जातो. दॅट्स हाऊ ऑल द रिलेशनशिप्स आर. फोकस ऑन व्हाईट अँड नॉट ऑन ब्लॅक. रिअली नाईस. म्हणजे दिस इज रिअली आय ओपनर, आणि दिस शोज दी हार्ट ऑफ द होल रिलेशनशिप. बट वेन वी आर हॅव्हिंग दी बिझनेस टुगेदर, then do you feel that we should have some kind of written rules and regulations so that becomes like a guiding thing in case of any deviations? This is very important. आपल्याला एकत्रित राहिलं असेल, एकत्रित कोणताही खेळ खेळायचा असेल तर खेळाचे रूल्स बनवायला पाहिजे. तुम्हाला एकट्याला खेळायचं असेल तर काही अडचण नसते, कसंही खेळा. परंतु जेव्हा टीम असते आणि गेम असतो तेव्हा यू हॅव टू मेक द रूल्स. त्यामुळे असे अनेक रूल आहेत. आमच्या सॅलरीज फिक्स्ड आहेत. मंथली 5 भावांना एक ठराविक सॅलरी त्यांच्या बँक अकाउंटला जमा होते. त्या सॅलरीतून त्यांनी त्यांचे इंडिव्हिज्युअल खर्च करायचे आहेत. मुलाचं एज्युकेशन असेल, मुलाचं लग्न असेल, त्यासाठी आम्ही बजेट ठरवून घेतलेलं आहे. तर आमची नवीन मुलं जॉईन झाली आहेत, त्यांनाही फिक्स सॅलरी त्यांच्या अकाउंटला जमा होते. ही हॅज टू डू हिज इंडिव्हिज्युअल एक्सपेन्सेस फ्रॉम दॅट अकाउंट. सकाळी किती वेळ यावं, किती दिवस सुट्टी घ्यावी, फॉरेनला कितीदा जावं, हे यासाठी काही कॉमन रूल्स बनवलेत की हाऊ यू कॅन फोकस ऑन युअर मेन ऑब्जेक्टिव्ह. सकाळी आलं की मी थंबने माझाही थंब ऑफिसमध्ये रेकॉर्ड करतो. आता अजून सगळ्या भावांना ती सवय लागली नाही, परंतु आय कीप डुईंग इट अँड आशिष कीप्स डुईंग इट. सगळ्यांनी नाही केला तरी पण आपण जर करत राहिलो परसिस्टंटली तर सम डे एव्हरीबडी मे डू इट. आणि नाही केलं तरी मी माझ्या जॉयसाठी करतोय. आय एन्जॉय डुईंग इट अँड आय फील दॅट इफ आय डू इट, मग CEO पण येऊन सांगत नाही की मला ते करावं लागेल का, मग कोणी विचारत नाही. सो इफ आय डू इट, इफ द एल्डेस्ट पर्सन डज इट, दॅट्स इट. त्यामुळे असे अनेक रूल्स छोटे आणि मोठे आहेत की वी रिअली फॉलो देम रिलिजियसली. आणि फायनान्शियल डिसिप्लिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे तिथे हे सगळे फॉलो केले जातात. त्यासाठी काही बरेच आहेत असे डिटेल रूल्स, बट वी फॉलो देम. येस.
आशीष जी, सो दीज रूल्स आप लोग इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे आप लोग कर रहे हैं, इन सब रूल्स को जो एसओपीज आप लोगों ने बनाए हुए हैं, एंड सॉरी से अगेन, द एसओपीज जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं विद इन फैमिली, आर दे गेटिंग इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड लेवल विद यू गाइज एज अ ओनर? सो द बेस्ट पार्ट इज जब बड़ा भाई फॉलो करता है ना तो इट बिकम्स ईजी, वो ब्रेक करना भी मुश्किल हो जाता है। सो एंड मैंने काफ़ी बातें राजेश भाऊ से सीखी थी। मेरा रीडिंग का मैंने बीकॉम किया ना, तो एग्ज़ाम के पहले पढ़ो, इतनी आदत सी हो गई थी। इनफैक्ट मेरे बड़े भाई मनीष भाऊ ने मुझे, जब मेरा 10th हुआ तब वो बोला, अरे कहीं कर रहा तू साइंस करके, मस्त कॉमर्स कर, मजा कर। सो आई सेड चलो लेट्स डू इट। सो पर जैसे फिर आगे मैं बढ़ता गया तो भाऊ हमेशा पढ़ता था, बहुत किताबें भाव ने पढ़ी, एंड आई बिलीव घर पे लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। सो फिर मैंने एक बार भाऊ से ऐसे ही बात करते हुए पूछा, यार भाऊ कुछ किताबें पढ़नी है, तुरंत घर पे 5 किताबें आ गई, अलाउड दैम। सो आई ऑलवेज फॉलो हिम एंड टाइम, अभी हम लोग आज सुबह ही पूना से, संगमनेर से पूना आ रहे थे, तो वक्त के बारे में भाऊ का अंकल बाबा के था, जो मेरे अंकल, बड़े अंकल बाबा बोलते हैं, तो वैसे राजेश भाऊ का भी है। तो मुझे 5-7 मिनट लेट हुआ तो भाऊ आज भी रास्ते पे था, और ये पहले से ऐसा, तो राजेश भाऊ को लेके जाना है बोले तो हमारा बीपी हाई रहता है, क्योंकि मुझे हमें पता है कि वो बैग के साथ रास्ते पे खड़ा हो जाता है। सो दिस इज हाउ, ये संस्कार था कि जो वक्त का इम्पोर्टेंस हमें बता रहा था। सो मेरे ऑफिस में पूना में जो मेरे पास जिम्मेवारी है, आई डू फॉलो इट। आई ट्राई टू कम बिफोर 9:30, एक्चुअली ट्रैफिक भी कम लगता है, एंड आई लिव एट 6:30, आई ट्राई टू लिव एट 6:30, तो उससे मैं घर पे भी थोड़ा वक्त दे पाऊँ। अभी मैं यंग हूँ तो घर पे टाइम देना चाहिए। सो मैं इसमें बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। बैलेंस माइंडेड हमने राजेश भाऊ से ही सीखा है। सो यस, इट डेफिनेटली मैटर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाव के पास ज़्यादा है, सब मैं ज़्यादा कर, इसलिए प्रेजेंटेशन भी भाव ने किया। आई वॉज एंजॉयिंग। ये विरासत में लिया हुआ है। पापा जी इतने डिसिप्लिन थे टाइम के बारे में कि लिटरली वो ऑफिस जाते थे तो यू कुड सेट योर क्लॉक कि अभी 9 बज गए। इतना उनका डिसिप्लिन रहता था, और उनका वॉक का टाइम रहता था, और वो जर्नी में रहते थे तो गाड़ी रोक देते थे, एंड he used to complete his walk and again sit in the car. Very disciplined. और so it was auto learning. बाकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन में ये भी है, दिवाली का बोनस दिया जाता है, उसका भी फिक्स अमाउंट है, इतना बोनस मिलेगा। अभी बड़ा है। बहुत डिमांड के बाद बड़ा है। स्पेशली मेरे खर्चे पूना में ज्यादा है। तो सिटी अलाउंस भी हमने फिर बट ये ट्रांसपेरेंट रहे तो बहुत अच्छा रहता है। सो चीजें ट्रांसपेरेंट रखने का पूरा कोशिश है। पापा जी के समय से डिसिप्लिन था कि फैक्ट्री के कोई वर्कर यदि घर पे आके कुछ काम किया है, घर पे एब्सेंट है, तो उसका पेमेंट घर से जाता था, फिर फैक्ट्री में जमा करो उतना पेमेंट। फैक्ट्री से दूध आता है तो उसका पेमेंट फैक्ट्री में जमा करना है। जो भी कोई इलेक्ट्रिशियन आया घर का काम करने, तो 2 घंटे के लिए आया तो 2 घंटे का वो उसका टोटल फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। तो कभी फिर ये बातें नहीं होती कि वहाँ वो गया और अपने यहाँ आता नहीं, अपने यहाँ तो स्मॉल थिंग्स, बट कई बार ये छोटी चीज ही बड़ी चीज बन जाती है। तो इफ यू डू इट राइटली, इसमें क्या है, ये लगता है कि ये तो क्या है यार, इतना कमाते तो इतना खर्चा, तो लेकिन वो उसमें डिसिप्लिन रखते शुरुआत से। और ये पापा जी ने सिखाया, हमने देखी उनकी डायरी उनके जाने के बाद। तो 10 पैसा केला, जब वो बिजनेस ट्रिप पे जाते थे तो एक्सपेंस में 10 पैसे तक का उनका हिसाब रहता था। सैल्यूट टू हिम। मालपानी परिवार से ये आपको सीखने जैसा है। सही में मालपानी परिवार से ये अपने को सीखने जैसा है कि हाउ डिसिप्लिन इज, और डिसिप्लिन से कैसे अपनी जिंदगी अच्छी संवार सकते हैं। राजेश भाऊ, थोड़ा सा अगला प्रश्न है।
ऑल गुड, सगळं छान चाललंय, सगळं एव्हरीथिंग इज गुड. बट डिस्पाइट ऑफ दोज थिंग्स, ऑल दिस रिटन रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बऱ्याच फॅमिलीमध्ये करतही असतील. बट स्टील वी सी की फॅमिली बिझनेस हॅज अ फेल्युअर रेट. देर आर समथिंग गोज रॉंग, समवेअर गोज रॉंग, आणि फॅमिली बिझनेसना प्रॉब्लेम्स येतात. सो व्हॉट इज युअर थॉट प्रोसेस, वाय इट हॅपन्स? जसं मी सांगितली, डायव्हर्सिफिकेशन करताना अनेकदा इफ यू डू समथिंग न्यू, देर इज बाउंड टू बी सम फेल्युअर्स, सम लर्निंग्स, सम फेल्युअर्स. हे काही नवीन काही केलं नाही तर कधीच फेल होणार नाही माणूस. बट यू कॅन्ट स्टॉप. शो हॅज टू गो ऑन एव्हरीवेअर, अँड मोर थिंग्स यू डू, मोर मिस्टेक्स यू विल डू. त्यामुळे असे अनेक वेगवेगळे प्रयोग करताना फेल्युअर झाला तरी अगेन जर सिन्सिअर इफोर्ट्स असतील तर वी शुड नेव्हर ब्लेम एनीवन. नाहीतर मग डायव्हर्सिफिकेशनची हिंमतच कोणी करणार नाही फॅमिलीमध्ये. कोणत्याही भावाने काही आणलं आणि तो करतोय आणि आपल्याला सगळ्याला पटलं, एकदा ठरवलं, एकदा ग्रीन सिग्नल दिला की देन वी शुड ट्रस्ट, इट शुड मूव्ह अहेड. फेल झाला तर फाईन. We should only see that whether full justice was given to the project by him, whether he worked sincerely. पण बाकी circumstances अनेकदा कुठे न कुठे अडचणी तयार करतात आणि गोष्टी फेल होऊ शकतात. परत तिथे फोकस आपला हाच पाहिजे की फेल्युअर झालंय हे त्याच्यामुळे नाही झालंय, देर आर सो मेनी अदर सर्कमस्टन्सेस विच कॅन मेक इट. त्यामुळे फॅमिली बिझनेसेसमध्ये जर कोणत्याही व्हर्टिकलला फेल्युअर आलं, आणि असे फेल्युअर्सही आम्हाला आलेले आहेत. एक ऑइलचा बिझनेस आम्ही चालू केला होता, परंतु त्याच्यातली तेजी मंदी, रोज अपडाऊन होणारे भाव, आम्हाला एक मजुरीची सवय, फिक्स रिटर्नची सवय होती, ते आम्हाला नाही जमलं. झोप खराब व्हायला लागली रात्रीची, वी क्लोज्ड इट डाऊन. त्यामुळे वी हॅव क्लोज डाऊन सर्टन बिझनेसेस, देर हॅव बीन सर्टन फेल्युअर्स. काही ठिकाणी स्टेप बॅक होऊन तयारी करून परत पळायची तयारी करावी लागते. सो ऑलवेज टेक दॅट ॲज अ प्रिपरेशन. आणि ते आपल्या माहेश्वरी मारवाडी लोकांना सांगायची जरूर नाही. वी हॅव कम फ्रॉम ॲडव्हर्सिटीज, आणि ॲडव्हर्सिटीजमुळेच आपण आज इतके स्ट्रॉंग आहोत. इस्रायल वर्ल्डचा मारवाडी आहे आणि आपण राजस्थानचे मारवाडी आहोत, आणि हे सगळे ॲडव्हर्सिटीमधून आलेलो आहोत. हे सगळे ॲडव्हर्सिटी हॅज टॉट अस सो मेनी थिंग्स की जिथे इझिली गोष्टी अवेलेबल आहेत, गुंठा जागा विकून पटकन येतात, तिथे कधीच प्रोग्रेस लवकर दिसणार नाही. आणि जिथे ॲडव्हर्सिटी दिसेल तिथे आपल्याला अनेकदा चांगल्या गोष्टी दिसतात. सो नेव्हर बी अफ्रेड ऑफ फेल्युअर्स. अरे सद्गुरू इतकं छान सांगतात. सकाळी त्यांना प्रश्न विचारला गेला, सकाळी उठल्यावर सगळ्यात आधी काय करायचं सद्गुरू दिवस चांगला जाण्यासाठी? सद्गुरू सांगतात, सकाळी उठल्या असं पाहायचं, वाव, आय एम अलाइव्ह, मी जिवंत आहे. आज 1.5 लाख लोक रात्रीभरात, रोज रात्री 1.5 लाख लोक मरतात. आय एम नॉट इन देम. थँक यू गॉड. नंतर पाहायचं घरातही सगळं व्यवस्थित आहे, म्हणजे त्या 1.5 लाखात घरचंही कोणी नाही आपल्या. थँक यू गॉड. सो फ्रॉम मॉर्निंग इट सेल्फ दॅट थँक यू प्रोसेस शुड स्टार्ट. थँक यू गॉड, थँक यू गॉड. काय शेअरमध्ये लॉस झाला लॉस, मी आहे ना, थँक यू गॉड, आय विल रिकवर इट. काय एखाद्या डीलमध्ये लॉस झाला, काय चहात बायकोने साखर कमी टाकला, त्यापेक्षा आय एम अलाइव्ह इज मोर इम्पॉर्टंट. सो से थँक यू गॉड. चहा पिताही थँक यू गॉड. सो एव्हरीवेअर इफ दॅट ॲटिट्यूड कम्स, थँक यू गॉड, देन यू नेव्हर रिग्रेट की काय फेल्युअर आहे, मैं हूं ना, अँड आय एम अलाइव्ह. आणि मग गेल्यावर काय रिग्रेट करायचं कारण नाही ना, या दिवशी चालतं त्या दिवशी. सो देर इज नो लुकिंग बॅक. यू शुड बी ऑलवेज हॅव्हिंग दॅट ॲटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अभी अपन इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी ऑफ अस हु आर यंग, या कुछ लोगों के छोटे बच्चे लोग हैं. सो हाउ कैन वी इनकलकेट फैमिली वैल्यूज फ्रॉम चाइल्डहुड? ये कई बार, जिसे मैंने बताया, हम लोगों ने भी जो सीखा है, ये
पापा जी को देख के ज्यादा सीखा है। उन्होंने ऐसे बैठ के कभी सिखाया नहीं कि तुझे ये करना है, तुझे लेटर्स जरूर उन्होंने लिखे बिकॉज वी वेर स्टडिंग अब्रॉड, और सबसे ज्यादा मुझे लिखे हैं। वो पत्र संस्कार कोई देखता है तो बोलता है तुझे क्यों ज्यादा लिखे, मतलब सबसे बिगड़े हुए केस पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। सो ही हैज रिटन मैक्सिमम लेटर्स टू मी। So mainly it's when you see it, you believe it. तो जैसे हमने पापा के पास हम देखते रहे तो हम सीखे, हमारे पास देखते रहे तो बच्चे अपने आप कई चीजें सीख जाएंगे। हम लोग यदि शाम को मस्त लेके आते रहे घर पे और उनको बोले कि नहीं पीना बुरी बात है भैया, मैं स्मोकिंग करता रहा और उसको बोला स्मोकिंग बुरी बात है, तो कभी फॉलो नहीं होगा। कभी भी मैं राइट कर रहा हूँ इसकी रॉन्ग कर रहा हूँ कोई भी चीज, इसका सबसे अच्छा मीटर है कि वेदर आई वुड लाइक माई सन डूइंग द सेम थिंग। नहीं तो मैं खुद के लिए जस्टिफाई कर देता हूँ कई चीज कि मैं ये नहीं करता हूँ तो भी ठीक है, वो नहीं, लेकिन मेरे सन ने करना चाहिए ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू रियली वॉक योर टॉक। कई बार हमने ये, आपने भी कई लोगों ने किया होगा, अ सिंपल थिंग विल डू, मैं 3 बोलूंगा सबको ताली बजानी है, 3 बोलने पर ताली बजानी है, थोड़ी कुछ मैं एक्शन करूंगा वो पहले फॉलो करेंगे। आप ऐसे पकड़ लीजिए, थोड़ा दूर करेंगे, पास लाएंगे, ऊपर 1 2, नहीं बोला 3 नहीं बोला, मैं 3 नहीं बोला, फिर भी ताली बज गई क्योंकि मैंने बजा दी। तो मैं क्या बोल रहा हूं उससे ज्यादा मैं क्या कर रहा हूं, इस पे सबका ध्यान था। तो नेक्स्ट जनरेशन को यदि आपको वैल्यू देने हैं तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम यू। यू कांट गिव इट जस्ट बाय टेलिंग इट, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम यू। तो अभी आपके ध्यान में आया होगा कि बाबा ने राजेश भाऊ को लेटर ज्यादा क्यों लिखे। उनको मालूम था कि एक बार राजेश भाऊ फॉलो करे तो नीचे किसी को बोलने की जरूरत नहीं, तो मेहनत एक पे ही हुई, काम सब पे हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। So MIG Talk works. So if you want to change your family, you change yourself first. That's the message. Yeah, always whenever you point a finger, we forget that these fingers, that more fingers are towards you. वो एक फिंगर पे नहीं होगा, पहले इस पे ही काम करना होता, फिर अपने आप मुट्ठी बन जाती है। 5 भाइयों में कई डिफरेंसेस है हमारे, बट when it comes together, ये मुट्ठी रहती है। You have to follow some simple rules. It's a very strong fist. और सबकी यदि ऐसी मुट्ठी बनी रहे तो nothing is impossible. Rajesh Bhau, there's a lot of buzz going on around कि there has to be succession planning. Okay, it's happening everywhere. A lot of courses are happening, a lot of seminars. So, as a joint family, what is your thought process on this? Yeah, it is very important to have a proper succession plan. सबको अपना विल भी बनाना चाहिए। हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया था, बट वी हैव लास्ट मंथ ही हमने ये काम एक अच्छे प्रोफेशनल कंपनी को दिया है कि 5 भाइयों की विल बने। बाद में फिर कोई आता है तो अपने देखे अलग अलग बिरला फैमिली में कहीं न कहीं गड़बड़े हो जाती है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट। तो सक्सेशन प्लान भी होना चाहिए और उसका प्रॉपर विल भी हर एक का होना चाहिए। व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट, रिवोकेबल होते हैं, बदल सकते हैं हम लोग। और अभी इस पे कई एजुकेशन हमको जो पहले पढ़ के मिलता था, अब व्हाट्सएप बहुत देने लगी है और इसमें कई चीजें बहुत अच्छी भी पढ़ने मिलती है। कई एग्जाम्पल्स भी देखने मिलते हैं कि जो शेयर होते हैं रेमंड्स में क्या हुआ होगा और कहीं क्या हुआ है। तो यू हैव टू टेक सर्टन केयर ऑल्सो इन द ओवरऑल सक्सेशन प्लानिंग एंड देन इट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। So if any of you brothers want to exit out of the business, is there an exit plan available for brothers? Yeah, this is a very important and crucial question. We have never thought of it. कभी कभी प्लान रेडी होने चाहिए, लेकिन इस पे मुझे कभी कभी ऐसा भी एक किस्सा याद आता है
आपने पूछा तो याद आया मुझे कि जब हम घर का प्लान बना रहे थे तो ये अमृता का रूम, अमृता की शादी हो चुकी है अभी 7-8 साल पहले, और नए कैसल रॉयल में जो प्लान बन रहा है वही अमृता का रूम, अमृताज रूम। तो मुझे किसी ने कह किया कभी अमृताज रूम मत लिखो, इट इज अ गेस्ट रूम, अमृता इज नाउ योर गेस्ट। शी शुड नेवर फील कि मैं यहाँ कुछ भी करूँ तो मेरे लिए रूम रेडी है। फिर बच्चे वो कॉम्प्रोमाइज करना ये कभी कभी भूल सकते हैं। तो एग्जिट प्लान बनाने के समय यदि हम एग्जिट प्लान पहले से ही चॉकआउट करके रखते हैं तो ये एक रास्ता है जो अवेलेबल है एग्जिट होने के लिए। तो अभी तक तो ऐसा रास्ता हमने कहीं रखा नहीं है। वी डोंट वांट टू, I don't know, there can be a debate on this, इसमें दोनों राय बन सकती है कि एग्जिट प्लान होना चाहिए, बट as long as we can keep it A+B, we will keep it A+B, not to lose plus to AB advantage। और कभी आया बहुत ऐसा समय तो फिर उस समय देख सकते हैं कि हाउ टू सेपरेट, बट देयर इज नो एग्जिट प्लान एज ऑन नाउ। थोड़ा ऐड कर दूं, एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग बिजनेस में, अभी हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, तो हम वो बिजनेस की तरफ हमारी ओनरशिप होने के बाद भी हम लोग ओनर जैसा उसको नहीं देखते। we get salary, right? So we work for the company, so we have to make sure that company keeps on working, right? अब हम लोग यदि छोड़ के जाने के हिसाब से सोचेंगे तो फोकस डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि सीईओ तो ठीक है आएगा, पर तुम्हारा फैमिली मेंबर इज ऑलवेज गुड, क्योंकि यू वांट टू बी देयर इन द बिजनेस, यू वांट टू मेक श्योर दैट इट सक्सेस, क्योंकि आपका पूरा उस पर डिपेंड है। इसलिए अभी वो एग्जिट प्लान पे बारे में बहुत सोच के वो हिसाब से जाएंगे तो शायद अभी तो ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो चलता है उसके हिसाब से। प्लानिंग करके रखते हैं लोग, ये होने के बाद क्या, वो होने के बाद वो लिख के रख दो, भूल जाओ, तो ये हुआ तो ठीक है। So succession plan, yes. Exit, not as on now. राजेश भाऊ, गीता परिवार से आप बचपन से जुड़े हुए हो और अध्यात्म और व्यवसाय, इसका तालमेल आपने कैसे बनाया? भगवान की दया से, यानी हम लोग स्तोत्र बोलते कभी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को माता पिता बोलते। मुझे हरदम ये लगता था हम भगवान को माता पिता बोलते कि माता पिता में ही भगवान है, तो पहले क्या बोलना चाहिए। बट डेफिनेटली दोनों चीजें एक दूसरे को सिनर्जेटिक है और भाव दृढ़ करती है। तो पहले से ऐसे संस्कार रहे हैं। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिनको पापा जी बहुत मानते थे, माँ के माने हुए भाई भी थे, बाद में उन्होंने संन्यास लिया तो किशोर जी व्यास का नाम, तो उनसे भी कई चीज़ें हमने, वो पहले 17 साल संगमनेर में रहते थे घर पे ही, तो बहुत चीज़ें सीखने मिली, बहुत वैल्यूज सीखने मिली। एंड दिस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग देखते हैं बहुत छोटी छोटे डिफरेंसेस पे, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई घर से निकल के चला गया, छोटी सी चीज़ होती है, तो दैट स्पिरिचुअल क्वोशंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि ट्रेनिंग लेने के IIM भी एक जगह है, और फिर महात्रेया रा के पास जाओ या सुखबोधानंद जी के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ, इन बोथ थिंग्स यू लर्न वेरियस। यहाँ स्पिरिचुअल क्वोशंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि देखते देखते हर्ष ने, जो कि मेरा बेटा अभी अभी अमेरिका से पढ़ के आया है, अभी तक 2 बार विपश्यना जाके आ गया, एक बार महात्रेया का शिविर करके आ गया, संगमनेर में सुखबोधानंद का शिविर भी किया है, और ऐसे सब चीजों में इतनी वैल्यूज मिलती है कि दे आर बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन। नहीं, सही में वो वैल्यूज हम आप में देख रहे हैं, और हम आज जब भी पिछले 1 महीने से आपके टच में, और सही में वो वैल्यूज हम लोग महसूस कर रहे हैं। थोड़ा इसमें ऐड कर देता हूँ, वो हाँ काफी चीजें दिल में ना, आप मौका मिला है। यूजुअली क्या है, हम 5 में हैं, मैं 4 भाई बहुत गजब बोलते हैं। संजू भाऊ को तो आपने सुना नहीं है, सुना भी होगा काफी लोगों ने,
और गजब। अब मुझे मौका मिला तो मैं बोला थोड़े चौके अपन भी लगा। एक्चुअली मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मैं भाव को काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो रे का जो भी पेन ड्राइव जो भाव ने मुझे दिए, और उन्होंने उसमें बोला है कि जो अच्छे लोग हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, तो अच्छे काम में वो लगे। तो वो भी एक तरह से आपके सवाल का जवाब है कि यू वर्क हार्ड, वट एवर यू अर्न यू पुट इट फॉर गुड कॉज एंड लाइफ इज गुड। सो आई फॉलो दैट। मुझे लगता है आपको बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस राजेश भाऊ है, आपके सब धाम हो गए। So like जैसे राजेश बाबू ने कहा, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फैमिली बिजनेस। सो आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है 5 ब्रदर्स का, जहाँ पे आप लोग का कम्युनिकेशन अप्रूवल्स और सब चालू रहते हैं? हम लोगों का 5 भाइयों का एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, और 8 लोगों का भी एक ग्रुप है जिसमें 3 बच्चे ऐड हुए। मतलब एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हम 5 ही हैं, उसमें जो भी डिस्कशन होता है उसमें एक हो जाता है, और एक है जो 8 में भी होता है, तो वो है उसमें। 5 का मार्केट कैप इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग। नहीं, ये कम्युनिकेशन डेफिनेटली, ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस जॉइंट फैमिली में होते, हमारे यहाँ भी हुए। एक बार कोई एक नए मशीन का मैंने प्रस्ताव रखा था, तो एक यंग भाई ने बोल दिया कि ये क्वालिटी अफेक्ट करेगा, अपने को नहीं चाहिए। इसके पहले भी हमने वो मशीन ट्राई किया था, उससे क्वालिटी ख़राब हो गई, फिर अपने को मशीन निकालना पड़ा, और हमारे 2 मैनेजर भी हमारे साथ थे ये डिस्कशन जब हो रहा था। आई केप्ट क्वाइट, क्योंकि कई जगह ये पढ़ने मिलता है कि यू हैव टू, इफ यू रिएक्ट इमीडिएटली, इट इज अ रिएक्शन, इट इज नॉट अ प्रोएक्टिव थिंग। तो प्रोएक्टिव चीज करनी है तो यू हैव टू वेट। देन सेकंड डे मैंने मेल टाइप किया कि these are the things we have succeeded and these are the things we have failed, but success is much more than failure. Let us try this, and if it fails, fine. Unless we try, it won't fail. And let's discuss these things in our group and not in front of managers, because they take advantage. फिर उनको थोड़ा भी मालूम पड़ गया ना कि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो बहुत उल्टा काम करता है। तो अब वो मैसेज मैंने मेल से लिख दिया, क्योंकि राइटिंग में ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, यू कैन एडिट करेक्ट, छूटा हुआ वर्ड यू कैंट एडिट, बट लिखा हुआ यू कैन एडिट। देन आई रेड इट 3 times and then I had sent that mail to concerned brother only, not to the group. तो ऐसी चीज़ें भी होती है, यू हैव टू बी ओनली पेशेंट एंड केयरफुल while handling it. We have a small rapid fire kind of a thing, so we'll start with you first. So Rajesh ji, आप पांचों में who is the big bully? Big bully in what sense? If you say fittest, strongest, Ashish is that, because every day weight आप उठाने लगाएंगे तो मैं उतना वेट नहीं उठा पाऊंगा जितना आशीष उठाएगा। ही इज अ वेरी रेगुलर जिम मेंबर, और बाकी थोड़ा सा साथ साथ रह के बहुत ज्यादा। लेकिन कोई भाई ऐसा भी है कि जो बहुत फ्रैंकली बोल देता है, हमको मालूम है उसका स्वभाव कि उसके दिल में ये नहीं है, बट वो बहुत पॉलिश करके नहीं बोलेगा, वो जो है वो बोल देगा, बट अब मालूम हो गया है। So we don't consider that as a bully. Okay. It's from his heart. if all 5 of you एक all boys trip आप प्लान कर रहे हैं, तो कौन से डेस्टिनेशन पे आप लेके जाएंगे? You have to plan the trip. अरे मुझे पूछ लेते हैं सवाल। You need to wait. कई डेस्टिनेशन है, वी हैड लॉट ऑफ फैमिली ट्रिप्स लाइक दिस। बाली गए थे, बहुत अच्छा लगा था। ऑल बॉयज टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही कई जगह जाएंगे, क्योंकि ऑल आर नॉट इवनिंग बॉयज काइंड ऑफ बॉयज, सो एटलीस्ट टुगेदर। ओके, मेबैक और रोल्स रॉयस?
मेबैक लिया है अभी, एक सेकंड हैंड है लेकिन लिया है। इसकी भी बड़ी स्टोरी है। शुरू में मेरा फर्स्ट ट्रिप पापा जी के साथ माल ट्रक में बैठ के गुजरात गया था। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। उसके बाद हमारे पास एम्बेसडर आती थी और उसमें एक मैटाडोर का मशीन फिट होता था। साउथ कोयम्बतूर में फिटिंग होके आता था क्योंकि डीजल का एवरेज अच्छा है और वहाँ फिटिंग बड़ी अच्छी होती थी। मैं एक बार नासिक गया, किसी डाइवर्सिफिकेशन का जूस बनाने वाला एक बंदा था वहाँ पे, उसके साथ ये बात हो रही थी ज्वाइंट कोलैबोरेशन की। और हमारा एक दोस्त था मेरे कॉलेज का क्लासमेट जिसने हमको मिलाया था। उसने बाद में बताया मुझे, हमको नहीं वो प्रोजेक्ट जमा, लेकिन वो सामने वाला ने उसको बताया यार वो डीजल एम्बेसडर में आते वो क्या खर्चा करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कभी कभी वो भी ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए भी मेबैक जरूरी हो जाती है कि सामने उसका इंप्रेशन जमाना पड़े। मैं इसको थोड़ा ऐड कर दूं ये स्टोरी में। ये मेबैक का सीन ऐसा था कि मुझे वो दिखी एंड आई थॉट के वी शुड बाय इट फॉर राजेश भाऊ। आफ्टर एक सर्टन एज एंड इतना हार्ड वर्क होने के बाद एंड इनफ सक्सेस रहने के बाद यू कैन अफोर्ड इट, राइट। तो आई कॉल माय ब्रदर मनीष भाऊ और मैंने बोला यार बड़ी अच्छी गाड़ी है और अपन ने ये राजेश भाऊ के लिए करनी चाहिए क्योंकि उसका ट्रैवलिंग बहुत है और अब वो कंफर्ट रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हिसाब से फिर वो कार मतलब उसको भी उसके लिए उसका परमिशन लेना पड़ा। मैं तो कल क्योंकि वो ये नहीं होना चाहिए ना कि यार नहीं चाहिए क्योंकि उसका लिविंग सिंपल है। आशीष को पता है मुझे सेल में चीजें खरीदना पसंद है, तो उसने ये देखा पहले कि ये सेकंड हैंड है, बड़ा अच्छा सेल है, तो उसने चालू ऐसा किया, भाऊ यह गाड़ी मार्केट में इतना रही है पर इतना में मिल रही है, बेस्ट डील है। आई मीन मार्केटिंग, राइट। सो अदरवाइज तो होता ही नहीं था। तो एक फैक्ट एक भी ऐसे भी है, मैंने हमारे पास सबसे बढ़िया गाड़ी तब आई थी, आई थिंक उसको भी 5 साल हो गए, जो मैंने ली थी छोटे होने के बावजूद, वो थी रेंज रोवर। और मैंने घर पे बोला कि होता क्या है कि मैं जब मीटिंग को जाता हूँ छोटे गाड़ी में तो अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वो बिकता है, ये सीन है, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो फिर वो बड़े गाड़ी में गए तो जरा उनको भी लगता है कि हाँ भाई, जैसे भाई ने अभी एग्जांपल दिया। और उसके लिए सबसे बढ़िया गाड़ी जो आई वो मेरे पास आई पूना के अंदर। सबसे अच्छा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे में मेरे पास आया। अदरवाइज संगमनेर में तो इट्स ऑलवेज गुड टू लिव सिंपल, लव्ड इट, ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। फिर डेवलपर लोगों के साथ घूमने लगा तब जाके ब्रांड्स आए। अब बीबी बोलती है कि बच्चों के ब्रांड्स आ रहे हैं और आप अभी भी नहीं खरीदते हो। सो बॉर्न ब्रॉट अप इज दैट वे एंड ऑलवेज गुड, क्योंकि आप जितना हायर ब्रांड को जाते हो अनलिमिटेड हो जाता है। ये सब लिमिट है तो यू आर हैप्पी, अनलिमिटेड तो यू आर नेवर हैप्पी। नागपुर में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ने गया था तो पापा जी को लिखा था मैंने, थोड़ा रैपिड फायर स्लो कर रहा हूँ कि अब मैं इंजीनियरिंग को आ गया, पापा एक स्कूटर मांगती है। तो पापा का लेटर आया, तेरा कॉलेज और हॉस्टल एक कैंपस में है, तेरा माइंड डाइवर्ट नहीं करना है तो बेटर स्टार्ट विथ साइकिल। फिर 6 महीने रेंटेड साइकिल रही, भाड़े की प्रैक्टिस हो गई और फिर खुद की साइकिल आई। फिर वहाँ जब मार्केटिंग चालू हुआ हमारे प्रोडक्ट का तो लूना मिली मुझे कि मार्केट में घूमना पड़ा मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट के, नहीं तो साइकिल ही थी। फिर मेरा एक दोस्त जब संगमनेर जाके आया, बोले यार बड़ा अच्छा है, यहाँ क्यों कंजूसी करता है तू। बट दैट वाज डिसिप्लिन कि पहला हिसाब जब तक पापा जी को नहीं भेजते थे तब तक आगे के 500 रुपये पापा जी का मेमो नहीं आता था। ओके, मधुबाला और माधुरी दीक्षित। ओल्ड इज गोल्ड। Okay, some books you would recommend to all businessmen or everyone to read, like some of your favorite books. Yeah, like 7 Habits is one of my favorite book. Everyone must read it. Those 7 habits are really eternal habits. लेकिन इसके अलावा राग के जो lectures है बहुत powerful है. Definitely they are very easily available. If anybody wants, I can share my pen drive also. You must listen to them. And lot of other things. और एक बुक बड़ा अच्छा है, What Got You Here Won't Get You There. That's also a very good book. मतलब बहुत है पर। आशीष जी, योर टर्न। क्या राजेश जी को गुस्सा आता है? नहीं, कभी नहीं, मतलब हम में तो नहीं आता है, बाकी भाभी बता पाए, बाकी अदरवाइज नेवर।
मैं विपश्यना को जब जा रहा था, पापा जी बोला तू गलत कोर्स को जा रहा है, ऐसे कोर्स को जा जरा जरा। नहीं तो आपका यार 2-3 इंटरेक्शन में मैं कुछ करता नहीं, ऐसा ही हो गया, यानी शांत है, बहुत शांत। तो पापा जी बोलते थे यार ग्रुप के साथ काम करना, यू मस्ट गेट असर्टिव, गो टू सम अदर कोर्स। राजेश भाऊ का नेचर ऐसा है, लैंड निगोशिएशंस में वो खुद का बेनिफिट नहीं देखता है, उसको लगता है कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तो फिर वो फिर बैठता नहीं है ना, नहीं तो फिर डील। सो दिस इज हाउ ही इज, वेरी 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 पोलाइट। Too much. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप सी डाइविंग और पैराग्लाइडिंग? जिप से पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग हो डीप से। Well, paragliding is like 1 hour drive, and I can buy my own glider. So right now I'm doing that. Given a chance, yes, deep sea too. तो अभी ऑस्ट्रेलिया था तो कर रहा था, कोर्स नहीं कर पाया, शादी के पहले शायद हो जाते, अब मुश्किल है। पर पैराग्लाइडिंग बीबी ने उसने मना किया था मुझे कि नहीं नहीं बहुत डेंजर है ये वो, पर आई डिड इट। मेरा लाइफ साला एक बार तो मजे करेंगे। सो पैराग्लाइडिंग इज। लंबोर्गिनी और पोर्श? None. No. So which one? Right now I'm in S class, happy. I don't want to, definitely not for Lamborghini. I bought a sports car. कोई Mercedes का है, जो भी नाम है, वो ऐसे लिया ना, वो डेक्कन व्हील्स बोल के शॉप है, वो उसका ओनर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो उसके वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी थी, बड़ी पसंद आई। सो उसका फोटो लेके पहले मैंने भाई को फ़ोन लगाया, उसको पूछा कि यार ये ऐसा ऐसा गाड़ी है, मैं लूँ क्या? तो बोले तू पहले राजेश भाऊ को पूछ। तो उसका लाइफ इजी हो गया, मना करने वाले को डिफिकल्ट हो जाता। फिर मैंने राजेश भाऊ को, तो मैं तब संगम में था, तो मैंने राजेश भाऊ को बताया ऐसा ऐसा है, तो मैं लूँ क्या? एंड मैंने ये उनको फ्रैंकली बताया कि ये मैं मेरे अकाउंट से लूँगा, तो ये क्योंकि मेरा शौक के लिए, ये कोई बिजनेस कॉल नहीं था, ये शौक का था। तो जो भी मेरे, उसके बावजूद मैंने पूछ रहा था कि, और एकदम डिसाइडेड था कि यदि मना कर देंगे तो छोड़ देंगे, कहीं फॉरेन में जाएंगे तो रेंट पे लेके घुमा लेंगे इतने आ गए तो, पर अदरवाइज मना कर देंगे तो छोड़ देंगे। ये माइंड सेट से ही था। तो फिर मैंने वो बोला, तो भाऊ बोले कि 5 भाइयों का जो ग्रुप है उस पर डाल दे, तो वो व्हाट्सएप पे डाला। कार मुझे खरीदनी, पर मैंने डाला व्हाट्सएप पे, और पुणे से आ रहा था, आई वाज एक्साइटेड कि हाँ बोलेंगे, क्योंकि मना करने का कोई रीजन रखा नहीं था मैंने। 7 बजे तक कोई जवाब नहीं। फिर मैं बोला अब छोड़ दो, है ना। तो 7:30 बजे कुछ आया कि गो अहेड, जस्ट मेक श्योर यू विल टेक अस टू पहुना। एक पहुना में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो आने के बाद मैंने वो एक्सपोर्ट्स कर ली। इसके बाद वापस नहीं लूँगा, क्योंकि ठीक है, वो मैं ये सोच के लिया कि वो बहाने जरा वाइफ को घुमाने भी लेके जाऊँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आए लाइफ में। अब ठीक है, अब सेटिस्फाइड। आशीष भाई बोल दो यार, पोर्शे लंबोर्गिनी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके साथ। नहीं सीरियसली, जिनको भी देखा है यही पुष्ट किया तो ग्रुप पे नहीं डालना पड़ेगा, सबके सामने, सबसे हमने हाँ बोलना पड़ेगा, डिसाइड कर लेंगे। वो छोड़ देगा, तीनों को पूछेंगे बोलेगा, और बाकी रहे हुए दोनों को। पैराग्लाइडिंग इज फन, और स्टडी नहीं करना पड़ता है कुछ, जस्ट कूदो, यू आर फ्लाइंग। Rajesh ji didn't answer the question. One destination which all 5 brothers would love to go, and you will decide the place as a bachelor. I'll decide Bali. Bali. Yeah. Concepts are clear. Yeah, very clear. सस्ता है, अच्छा है। हिंदी मूवी, इंग्लिश मूवी? इंग्लिश मूवी सिर्फ एक्शन होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। Your inspiration outside your family? Wow. Well, I like to read books, so I think जो भी अच्छे authors हैं उनके books पढ़ ले तो I think that's the only. बाकी Last question. दीपिका और कतरीना? बहुत outdated man, कुछ नया
So, yes, we have come to the fag end of this program. Actually, yes, we have to go, but time is a constraint, so we'll have to restrict with the public 2 questions. We can have 2 questions, 2 quick. Okay, you. या बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आया है कि टोबैको कॉजेज कैंसर एंड यू आर स्टिल इन दैट बिजनेस. इसके 2 आयाम मैं बताऊंगा. वन इज टोबैको कॉजेज कैंसर ओनली ऑन बर्निंग ऑफ इट. इस पे बहुत लिटरेचर और बहुत स्टडी हमने किया. शुरू में मुझे लगता था अपने फैक्ट्री में इतने वर्कर्स है, एक भी केस नहीं आज तक किसी को कैंसर हुआ ऐसा. व्हाई इज दैट? क्योंकि फ्रीली है, सब लोग खा रहे हैं. तो जब एक मार्क्स एंड स्टर्न करके ऑथर है जिसकी डेंटल कॉलेज में किताब रहती है, बहुत क्लियरली लिखा है कि टोबैको बिकम्स कार्सिनोजेनिक ओनली ऑन बर्निंग ऑफ इट. तो वर्ल्ड ओवर कैंसर जो हुआ है टोबैको का वो सिगरेट के कारण हुआ है, और इंडिया में जो हुआ है वो सुपारी के कारण हुआ है. बिकॉज सुपारी इज कार्सिनोजेनिक इवन विदाउट बर्निंग. सुपारी खाते तो कैंसर होता है, तो कई बार आपको दिखेगा कि सुपारी या मावा या एनी अदर सुपारी प्रोडक्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने रियलाइज होकर गुटखा बैन भी कर दिया है यहाँ पे. तो कार्सिनोजेनिक का ये फैक्टर है. और दूसरा फैक्टर ये है कि गीता में ये बताया गया है, और उसका बहुत अच्छा, गीता का तो जल्दी हमें समझे नहीं, लेकिन उसका अच्छा ट्रांसलेशन किया है. ये मैं रेडी रखता हूँ मेरे पास, क्योंकि मेरे को 3rd टाइम ये सवाल आया है इस टाइप का. सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमे अग्नि रिवावृता. ये जो गीता में श्लोक है, इसका हमारे यहाँ लेले मैडम करके कॉलेज में संस्कृत की बहुत संत प्राध्यापिका थी, उसने जो ट्रांसलेशन किया है, अग्नि जैसा धुमाने तैसे कर्म ही दोषाने व्यापिले जरी तरी न टाकने हे स उचित होईल. स्वधर्म व परधर्म दोषयुक्त सर्वच कर्म स्वधर्म पालन हेच मर्म म्हणून कर्माचरणाचे. तरी स्वधर्म जो जन्मजात दोष असू दे कितीही त्यात तो आचरणे हेच उचित ऐसे मनात आनावे. जो टोबैको का बिजनेस है वो ट्रेडिशनल बिजनेस दादाजी के समय का है, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन हमने किए, हमको जेएम जोशी साहब भी हमारे पास आए थे कि गुटखा का ये फॉर्मूला है, आप चालू करिए. बट वी डिसाइडेड वी विल नॉट गो इनटू एनी बिजनेस which is worse than tobacco business. So if you see our diversification list, you won't find any business of that. लेकिन हर बिजनेस का उसमें भी कई बार वाटर पार्क की ट्रिप भी गवर्नमेंट बैन कर देता है कि कहीं एक वाटर का कुछ एक्सीडेंट हो गया. आप 2 व्हीलर का एजेंसी लो तो वो भी पोल्यूशन कर रही है. आप मोबाइल का काम करो तो उसका भी रेडिएशन है. तो हर चीज में दोष तो है कहीं ना कहीं. बट नाउ वॉट एवर न्यू वी डिड वॉज डिफरेंट. And whatever core family business was there, that we continued. Yes. We will have to stop because of time. Is almost now 8:45. राजेश भाऊ, तुम्ही म्हणजे एक विद्यापीठ आहे. तुमच्याशी किती जर आपण बोललं तरी मन भरणार नाही, आणि तुमचा अनुभव आणि तुमचे जे विचार आहेत खरोखर प्रेरक आहेत. मला असं वाटतं, आय वर्क इन द इंडस्ट्रीमध्ये देर इज समथिंग कॉल्ड CSR. लोक आधी संपत्ती कमवतात आणि मग थोडेसे पैसे समाजाकरता दिले पाहिजेत, अशी कुठली तरी वृत्ती असते. मला वाटतं तुम्ही समाजाकरता काम करताय आणि त्यातून संपत्तीचं निर्माण होतं आहे, विच इज व्हेरी डिफरंट. संपत्ती कमावणं चांगलं आहे, पण संपत्तीवर समृद्धी आली पाहिजे. समाजात समृद्धी येण्याकरता जे मालपाणी ग्रुपचं काम आहे, मला वाटतं ते अतिशय युनिक आहे. आणि ह्याला मी असं सांगू इच्छितो या MIJ टॉकच्या माध्यमातून, दिस वी कॅन टर्म ॲज अ मालपाणी डॉक्ट्रिन, विच इज व्हेरी डिफरंट, विच इज व्हेरी टू द रूट्स ऑफ द इंडियन कल्चर अँड विच टचेस टू द हार्ट ऑफ द पीपल, विच टेक्स पीपल टुगेदर. तर माझी तुम्हाला एक विनंती आहे आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून की तुम्ही ह्याला डॉक्युमेंटेशन करून तुमचे विचार पुस्तक रूपाने मांडा. हे विचार सगळ्यांना खूप प्रेरक आहेत, आणि कधी कुठला प्रॉब्लेम आला, गीतेमध्ये शक्ती आहे, पण जे अनुभवातनं जे तुम्ही सांगताय ते इमिजिएटली ॲप्लिकेबल आहे, त्यातून इमिजिएटली मार्ग सापडतो. आज आपल्या आई पण आहेत बरोबर. मी विनंती करतो
वैशालीजी झोर आणि अंजलीजींना त्यांना स्टेजवरती आपण आमंत्रित करूया. तोपर्यंत मी बडी बहीणबद्दल एक किस्सा, दोन किस्से पटकन सांगतो. सो जे राजेश भाऊ पुण्यामध्ये, राजेश भाऊनी सांगितलं त्याच्या प्रेझेंटेशनमध्ये की पुण्यामध्ये बडीबाई राजेश भाऊंसाठी 2-2 महिने थांबायचे आहेत. आम्ही सुद्धा 2-2 महिने, माझी आई नाही आली कधी. नेहमी बडीबाई मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये आम्हाला नवीन नवीन शिकायला मिळावं म्हणून बडीबाईंनी प्रयत्न केला. आणि बडीबाईच्या जिथे बडीबाई राहते जिथे बडीबाई राहते तिथे एक झाड आहे, त्याला फळ येतात फार गोड. काही नाव आहे का बडीबाई? झाड तुती, शहतूत, आणि फार गोड आहेत त्या आणि मला प्रचंड आवडतात. आता ते इतक्या गोड आहे की ते घरात सगळ्यांना आवडतात. पण पहिला डब्बा हा फक्त माझ्याकडे येतो ऑल द वे टू पुणे. राजेश भाऊंकडे पण दिला जातो हे सांगून की आशिषला पोचले पाहिजे. सो दिस इज हाऊ बडीबाई इज. सो फॅमिली इज फन. जे मी म्हटलं हे सगळं तिकडनं येत आहे. सो बडीबाई, वी आर फॉर्च्युनेट की आज बडीबाई आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आणि उद्या राजेश भाऊंचा वाढदिवस आहे, तर आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया. आणि भावांच्या 5 फ्रेम केल्या. कार्यक्रमाचा समारोप आपण राष्ट्रगानांनी करूया. बिफोर दॅट मी राजेश भाऊंचे MIG तर्फे आभार मानतो, आशिष भाऊंचे, की त्यांनी खरंच इतक्या मनापासून ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला सांगितल्या घरच्या लोकांसारख्या. आणि इट इज समथिंग रिअली विच वी विल चेरिश फॉर एव्हर. So thank you so much आशिषजी आणि राजेशजी. थँक्यू सो मच बडीबाई. अँड थँक्यू सो मच टू दिस वंडरफुल ऑडियन्स की आता 9:15 वाजता सगळे शांतपणे बसून एक एक गोष्ट ऐकतायत. हॅट्स ऑफ टू यू. थँक्यू सो मच गाईज. थँक्स अ लॉट.